हेलो द्रोणा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, आ जाइए। टेस्ट पेपर देने के बाद सभी लोग जो है थोड़े से हताश निराश भी थे और थोड़े खुश भी थे। हताश निराश तो यूं थे कि सर नंबर ना रिजल्ट में बहुत कम देखने को मिल रहे थे, और खुश यूं भी थे क्योंकि पता था कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है ना, तो कुछ ना कुछ नंबर और अच्छे बढ़कर ही आएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। लौट आइए भाई सभी लोग। हाँ जी, हाँ, नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके? आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको टेस्ट पेपर बेटा? पेपर कैसा लगा था ये बताओ। रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, टेस्ट पेपर कैसा गया वो बताएं। रिजल्ट जो है वो अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। बच्चों को कुछ ग्लिचेस देखने को मिल गए थे, परेशानी आ गई थी, है ना। हाँ, उन नंबर से जज मत करो, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपने जब पेपर किया तो आपको कैसा फील हो रहा था? हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन दैट क्वेश्चन पेपर? फोड़ दिया, बेकार, अच्छा गया, मस्त गया, शानदार, हार्ड था सर, मॉडरेट था सर, इजी था सर। देखो भाई एक बात बताता हूं, हम लोगों ने ये सारी चीजें सेट की हुई थी कि इजी था कि मॉडरेट था कि हार्ड था, वो हमारे एंड पे छोड़िए आप लोग, है ना। तो पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट के बीच में ही बनाया गया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि 4 नंबर आए, कुछ लिख रहे हैं 6 नंबर आए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपके नंबर वापस से आ जाएंगे। कुछ ना कुछ हल्की छोटी सी प्रॉब्लम थी। हाँ, तो वो रिजल्ट में मिक्सिंग हो गई थी, अभी नया रिजल्ट वापस आ जाएगा, घबराइए मत। आपने यदि पेपर जान लगा के किया है तो आपको आपका सच पता है, और वो सच हम भी अभी सामने रख ही देंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। जरूरी चीज ये होती है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या सही है क्या गलत है ये छोड़ दे। पहले तू ये सोच कि क्या तू कंसिस्टेंट है, क्या तू पेपर के टाइम पे पेपर दे रहा है, क्या तूने ईमानदारी से जो पेपर की इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किए, क्या बिना चीटिंग के पेपर दिया। फिर जो भी नंबर आ रहे हैं वो तेरे अपने नंबर हैं और वो अच्छे नंबर है। नो डाउट 100% नंबर तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर उस तरीके से डिजाइन होता ही नहीं है। क्लियर? ये जेई है भाई, जेई। यहां पर 30, 35, 40% पे कट ऑफ आ जाती है, जिसपे आपको कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके तो उनसे भी अच्छे नंबर आए हैं, फिर भी और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहेगी और हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का एजेंडा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 18। 17-18 लेक्चर का जो तमाशा है वो अब तो पूरा बढ़ के आगे आ चुका है, और अब एक बढ़िया कहानी में बंध गया है पूरा चैप्टर। हर किसी को ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा? कोई लिख रहा है 4, कोई 34, कोई 1। बेटा बिल्कुल मत घबरा, उल्टा ये नंबर यहां लिख के तू मैनिफेस्ट कर रहा है, ये तेरे नंबर है ही नहीं, तेरे नंबर इनसे ज्यादा अच्छे हैं, है ना। बिल्कुल मत घबरा। एक लिख रहा है दाग अच्छे हैं। हाँ बेटा, ठीक है, लेंदी था पेपर। यही तो सीखना है बेटा, यही सीखना है। देख 10th तक तू जो पेपर देता था उनमें तेरी पकड़ हुआ करती थी कि किस टाइप के सवाल आएंगे और मैं कैसे करके ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भर भर के पेपर किए हुए थे। ये अभी तेरा पहला पेपर है। अभी तो कई लोगों को पैटर्न समझ में आएगा कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है ना। भैया आंसर आ रहा है 48, पर आपने 48 पूछा ही नहीं, आपने बोला है गिव योर आंसर एज x/8। सर मेरा तो 48 ही आ गया था, हमें तो 6 लिखना था। ये चीजें जो है वो सीख। अभी 1-2 पेपर इस चीज में लगेंगे जिसमें तू पकड़ पाएगी कि पैटर्न क्या है। समझ में आ गई बात? जब पैटर्न एक बार क्रैक हो जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि जब हम होमवर्क भी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे टेस्ट पेपर सोच के करना है। क्लियर? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार इस चीज पे आ जाएं हम कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। अभी टाइम लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारी ये यात्रा आदि हो चुकी होगी फिर हम इस चीज पे काम करेंगे कि अब क्वेश्चन तो करने ही हैं, लेकिन कम समय में भी करने हैं और एक्यूरेट भी करने हैं। मैंने 3 चीजें बताई थी, एग्जाम के 3 पिलर होते हैं बेटा, नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी। तीनों पिलर पर आपको स्ट्रॉन्ग करने खड़ा हुआ है मिशन जीत। क्लियर? तो अभी नॉलेज वाले पिलर को हम एक बार मजबूत करते हैं। ठीक है, स्पीड पे भी आएंगे, एक्यूरेसी पे भी आएंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने मॉक टेस्ट करने वाले हैं धीरे धीरे आने वाले समय में। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए जी, चलिए। ओके, तो सभी लोग रेडी फॉर द क्लास, आगे बढ़ा जाए, है ना। और अब तक का सब समझ में आ रहा है तो लिख दो सब मक्खन सर। अब तक का सब मक्खन लिख दें और अपन फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं उनको खत्म करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, उसके बाद चैप्टर को सलाम करेंगे कि वाह मोल कॉन्सेप्ट, आप बहुत धन्य चैप्टर हैं,
आपने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जो हमें बहुत डरावनी लग रही थी उसको थोड़ा बहुत हमने पकड़ के देख लिया है अभी कि ठीक है हम कर ले जाएंगे इसको। ठीक है बेटा, फॉर्मूला शीट दूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब दूंगा, है ना। और मैंने बच्चों को कईयों को बोला था कि अपने से फॉर्मूला शीट बना के भेजना। कई बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी फॉर्मूला शीट बनाई है ना यार, मेरा मन कर रहा है कि उन्हीं को चिपका के रख दूं यहाँ तुम लोगों के सामने। बहुत भेजी है बच्चों ने। और क्या होता है जब आप खुद लिखते हो ना फॉर्मूला शीट बैठ के, उसका मजा अलग होता है, उसकी ग्रेस अलग होती है ना, और वो हमेशा के लिए तेरे दिमाग में छप जाती है। मैं जो फॉर्मूला शीट दूंगा वो मेरी मेहनत होगी, पर मैं दूंगा, लास्ट में दूंगा। ठीक है, चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड। कल मतलब व्हेनेवर आई से पिछला कल, इसका मतलब लास्ट क्लास होता है। व्हेनेवर आई से अगला कल, इसका मतलब अगली क्लास होता है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज यील्ड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बच्चों ने ईमानदारी से अपनी खुद की परसेंटेज यील्ड निकाल के बताई मुझे। ये भेजी गई ये चीजें कि सर आई वॉज सपोज टू कंप्लीट माई स्टडी आवर्स इन 8 आवर्स बट आई डिड ओनली इन 4 आवर। मतलब मेरी परसेंटेज यील्ड 50% ही थी सर। आज कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं रेगुलरली, सर आज की मेरी परसेंटेज यील्ड 30% थी। एक बच्चे ने एक दिन 30% की यील्ड का जवाब दिया और अगले दिन मुझे उसने बताया कि सर आज ना 50% पे आ गया हूं मैं। बस ये इंप्रूवमेंट तुम करते रहो धीरे धीरे, है ना, 100% पे भी पहुंचोगे। चलिए बेटा, चलिए। और एक ने पता है क्या जवाब दिया, सर आपने जो पढ़ाया ना उसकी परसेंटेज यील्ड 100% है, क्योंकि मुझे पूरा समझ में आ गया। मजा आता है यार इस तरीके के क्रिएटिव स्टेटमेंट सुन के। चलिए, तो आज का एजेंडा क्या है बेटा? आज का एजेंडा है कि कुछ क्वेश्चन यदि होमवर्क में दिया है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपना मेन पॉइंट रहेगा आज परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज एक्सेस, ये चीजें और रहेंगी। याद कर, परसेंटेज यील्ड हम पढ़ चुके हैं। 3 तरीके की परसेंटेज मोल में आती है, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज एक्सेस। अंग्रेजी के नाम है, डराने के नाम है, इनके काम डराने के हैं। बाकी इनके नाम डराने के, इनके काम बहुत छोटे हैं। यूं कर लेगा, यूं खटाखट कर लेगा। क्लियर? फिर आएगा पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, कोई नई चीज नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। सीक्वेंशियल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंशियल याद है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, रास्ते में चलती गई चीजें और रिएक्शन होती रही, ये सीक्वेंशियल थी। क्लियर बेटा? चलो, कुछ बच्चों का ऑटो सबमिट हो गया था, घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पेपर को एक बार और लाइव कर दें, तुम घर बैठ के करते रहना आराम से, बिंदास होकर। ठीक है, चलिए बेटा, ये आ गया पहला क्वेश्चन। इसका क्या जवाब है? कुछ बच्चों ने इसका जवाब मेरे को भेज दिया था। A chemist needs to produce exactly 12 moles of HCl gas for an experiment. If the reaction is known to have a percentage yield of 75%, calculate the number of moles of H2 gas that must be taken initially. ये बताओ भाई, ये बताएंगे, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए ये इसका क्या आंसर था। फटाफट बताएंगे क्या आंसर था इसका। 8 मोल्स, 4.5 मोल्स, 16 मोल्स। 8 मोल ज्यादातर का आ रहा है, 8 मोल ज्यादातर बच्चों का आ रहा है, जो कि सही होगा। 4.5 किसी का क्यों आ रहा है वो भी समझाऊंगा कि आपका सोचने का तरीका अपोजिट क्यों जा रहा है। पहले सवाल को समझो, पहले सवाल को समझेंगे सभी लोग, अच्छे से समझना, और इसी पर बेस्ड एक सवाल और दे दूंगा, उसका जवाब दे देना, मैं तो मान जाऊंगा कि समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखो, रिएक्शन क्या होगी, H2 रिएक्शन क्या होगी, H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 plus Cl2 gives 2HCl। ये रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन यही होने वाली है, H2 plus Cl2 gives 2HCl। आपको बोला है 12 मोल दिया है HCl का। देख, 12 मोल तो बनाने हैं, ये तो आपको बनाना है, 12 मोल बनाना है, ये बनाना है इतना। ठीक है, आपको एक बात पता है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है, और फैक्ट्री में क्या गड़बड़ है कि 75% कम बनता है प्रोडक्ट। अब 12 तो तुझे बनाना है, ध्यान से सुनना। जब मुझे ये चाहिए 12 मोल, तो ये आइडियली कितना चाहिए वो बता। आइडियली मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी मान ले 100% एफिशिएंसी होती, रिएक्शन बढ़िया काम कर रही है, प्लांट अच्छा चल रहा है, सब कुछ आइडियल है, जैसा अपन ने एक दिन बात करी थी पिछले दिन। तो बताओ H2 सच में कितना होना चाहिए था? H2 सच में कितना होना चाहिए था आइडियली कितना होना चाहिए था बेटा? जो आंसर दे रहे हैं वो ये जवाब दें, आइडियली कितना बनता इफ इट वाज 100% एफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं होती, परसेंटेज यील्ड 100% होती, तो तू क्या जवाब देता?
तो क्या जवाब देता? 6 जवाब देता। बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट। अब तेरे को थॉट क्या देनी है? अब थॉट देना सिखा रहा हूं कैसे करना है। ये 12 मोल है तो सर ये 6 मोल होना चाहिए था क्योंकि आधा होना चाहिए था। ये सभी ने जवाब दे दिया। ठीक है, जो नहीं दे पा रहे उनको भी मैं बता दूं, आइडियली क्या होना चाहिए था? NH2/1 NHCl/2। और सर HCl के 12 हैं तो H2 के 6 होने चाहिए थे, 6 मोल। ये कब होते? ये चीज भी लिख लिया करो आप लोग। ये तब आते जब 100% एफिशिएंसी आती। ये तब आता जब 100% एफिशिएंसी होती। समझ में आई बात? ठीक है, ये आंसर तब आता जब 100% एफिशिएंसी होती। यानी तुम बोल रहे हो कि मैं 6 मोल लेके चलूं तो 12 मोल बनेंगे, यही बोल रहे हो ना बेटा? 6 से 12 कब बनते? 6 से 12 कब बनते? जब एफिशिएंसी 100% होती। अभी एफिशिएंसी 100% नहीं है। अब ऐसे सोच, तुझे प्रोडक्ट बनाना है 12 और तुझे यह भी पता है कि यहां से 6 तो जाना ही जाना चाहिए, पर यहां से जो आप भेज रहे हो वो 6 ही भेजोगे, तो क्या वो 12 बनाएगा कि कम बनाएगा? वो तो कम बनाएगा ना। तो ये रियल आंसर 6 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? इतना पकड़ ले, रियल आंसर 6 से ज्यादा या कम, इस चीज का जवाब दे दे बस। 6 से ज्यादा या कम, इस बात का जवाब दे दे। मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं, ज्यादा या कम। मुझे पता है कैलकुलेशन कर लेगा, मुझे तेरी प्रॉब्लम पता है कि कहां दिक्कत आ रही है। बेटा आंसर नहीं चाहिए कि 4.5 मोल बनेगा, मुझे आंसर चाहिए ही नहीं। गलत जा रहे हैं, ज्यादा चाहिए। समझ में आ गई? अब बात सुन, जब भी एफिशिएंसी कम होती है, लिख देता हूं मैं, जब भी, या अंग्रेजी में लिख देता हूं, कई मेरे बच्चे बेचारे साउथ से बैठे हुए हैं, कई बच्चे मेरे साउथ के बैठे हैं, कई मेरे बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बैठे हुए हैं, पूरा भारत बैठा हुआ है, तो एक वो भाषा यूज कर लेते हैं जो सबको समझ में आ जाए। हिंदी वाले हिंदी समझ जाएं। मैं यहां ये लिख रहा हूं, whenever percentage yield is less than 100%, required reagent is more. Required reagent is more, ज्यादा चाहिए होता है। समझ में आ गई बात? जब परसेंटेज यील्ड कम होगी, रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए होगा। यार सीधी सी बात है ना यार, सीधी सी बात है कि आपको पता है कि यार वो गन्ने का जूस बना रहे हैं आप, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, अभी दिमाग में आ गया, सीजन चल रहा है, गन्ने का जूस बना रहे हैं। आपको पता है गन्ने एकदम परफेक्ट है, तो एक गन्ने में 1 गिलास जूस निकल गया एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता चला कि नहीं गन्ने में प्रॉब्लम है, उतना रस नहीं है। अब जूस तुम्हें 1 गिलास बनाना है, लेकिन गन्ना उतना रस लेके नहीं बैठा हुआ है, उतना जूस नहीं है, तो ज्यादा गन्ने चाहिए होंगे कि कम गन्ने चाहिए होंगे? ज्यादा गन्ने चाहिए होंगे कि कम गन्ने चाहिए होंगे? ये आपकी मशीन है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप 1 गन्ना भेजेंगे तो फिर 1 जूस बनेगा ही नहीं, तो आपको ज्यादा चाहिए होंगे। तो जब भी एफिशिएंसी कम हो, समझ में आ गई बात? क्लियर बेटा? हाँ ठीक है, चलो इधर आ जाओ। हाँ बस फर्जी बातें करवा लो इधर उधर की। क्लियर? ज्यादा चाहिए तो अब क्या करना है? 6 मोल तो तुम्हारा आंसर आया है। अब तुम क्या बोलोगे? परसेंटेज यील्ड कितनी दी हुई है? परसेंटेज यील्ड दी हुई है 75%। 75% दी हुई है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बात? तो अपन बोलेंगे कि रियल में तो एक्चुअल डेटा तो 6 का आ रहा है, थ्योरेटिकली कितना लेके चलना पड़ेगा? x लेके चलना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे तो 75 आएगा। समझ में आ गई बात? इंटू 100 करेंगे तो 75 आएगा। ये याद है एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट तो 6 आना चाहिए, पर 6 आप लेके चलेंगे तो पूरा काम हो गया, नहीं ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? x आ गया 6 इंटू 100/75। अब मैंने बच्चों एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना, अब अच्छे सुनना जो बोलना चाह रहा हूं, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो आंसर आ गया तुम्हारा 4 3 8 आ गया, 8 मोल आ गया, ठीक है, 8 मोल आ गया। ये समझ में आई बात सभी को? 8 आ गया था सभी का बेटा? 8 मोल समझ में आया या नहीं? ये वाला पॉइंट ये समझ में आया बेटा? 8 मोल वाली बात समझ में आई? क्लियर हुई ये वाली चीज? 8 मोल, ठीक है। 12 नहीं, 12 से क्यों करेगा? 12 से क्यों करेगा? अरे वो प्रोडक्ट का है बेटा,
एक्चुअल प्रोडक्ट का है। अब आपसे रिएक्टेंट पूछा है ना, इसीलिए फैल गए थे आप, इसीलिए फैल गए थे। ये थोड़ी पूछा है, ये तो दिया हुआ है उसने, ये दिया हुआ है। यहां 12 मत रख देना, यहां 12 मत रख देना, यहां 6 रखना था, क्योंकि अब रिएक्टेंट की बात चल रही है ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना पूछा है। 6 क्यों लिया बेटा? क्योंकि आपसे पूछा ही हाइड्रोजन के मोल है ना यार, तो हाइड्रोजन के मोल पूछे तो हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब समझ आया? अब समझ में आया 12 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों लिया है? ये समझ में आया क्या बेटा? अब सुनो, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ना उल्टे सीधे 16 जो दे रहे हैं, मैं पूरा समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, मैं समझ गया आप कहां अटक रहे हैं। अगले पे आइए, सुनो, अब बात सुनना मेरी, अच्छे से सुनना, पूरा एग्जाम्पल एक ही बार में पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनेगा हर कोई, इधर आ जाओ। पिछला सवाल फिर वापस से करवाऊंगा आप लोगों से। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट दिया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको दे दिया 100 ग्राम, यानी मोल कितना आ गया? 1 आ गया। 100/100 करेंगे, 1 मोल आ गया। ये दिया हुआ है, ये गिवन है इस बार, गिवन, ठीक है। और CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, और आपको बोला कि 75% यील्ड है, 75%। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यील्ड 75% है, तो CO2 का मास क्या आएगा? आप तुरंत जवाब दे देंगे। अभी देखना, मास बताओ इसका क्या आएगा, अभी तुरंत जवाब आएगा आपकी तरफ से। क्या मास आएगा भाई? फटाफट करके बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, इसी सवाल को उल्टा करके बताऊंगा। मास क्या आएगा ये बताओ। मास कितना आएगा ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चे अभी भी 44 बोल रहे हैं। बेटा मैं बोल रहा हूं 75% यील्ड है, ये भी दिया हुआ है। अरे मेरे लल्ला, 75% यील्ड है, उसको तो ध्यान रख। 44 1 मोल से 1 मोल 44। ओ भाई 75% यील्ड है, इसको भी ध्यान रख। हाँ, अब थोड़े लाइन पे आ रहे हैं, 33 पे आ गए, ठीक है, ठीक है, 33 ग्राम पे आ गए। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? नॉट 44, 33। बहुत बढ़िया। अब सिंपल सी अप्रोच है, सुनना इसको, सिंपल सी अप्रोच है, सुनना इस बात को, कि व्हेनेवर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, जब जब 1 मोल टूटेगा, 1 मोल टूटेगा, तो पहले देख क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ सर बैलेंस्ड है, CaO प्लस CO2। अब 1 मोल टूटेगा, 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बनना चाहिए। बनना कितना चाहिए? मोल मोल एनालिसिस हमेशा ये जवाब देता है कितना बनना चाहिए। तो आपने बोला कितना बनना चाहिए, तो आपने बोला मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। तो आपने बोला सर ये 1 मोल है ना, तो ये भी 1 मोल आएगा। बेटा ये वो आया जो बनना चाहिए। कब बनेगा ये कब बनेगा 1 मोल? सर 1 मोल तब बनेगा जब 100% यील्ड हो, 100% यील्ड हो। ठीक है, अब सुन, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर? अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और आपने बोला कि सर इनपुट तो जा रहा है पर आउटपुट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? या बता, प्रोडक्ट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा जब यील्ड कम है? तो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ अभी यहां से। ये रियल आंसर है या रियल आंसर कुछ और है? क्या इतना मोल बनेगा? क्या इतना मोल बनेगा मेरी जान? क्या सच में इतना मोल बनेगा? अरे मास पे आएंगे, मोल बता, मोल। क्या इतना मोल बनना चाहिए क्या? कम बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि मशीन खराब है। तो ये सोच, मशीन खराब है तो प्रोडक्ट कम निकलेगा। और मान ले उसने बोल दिया नहीं प्रोडक्ट इतना निकालना है, तो तुम्हें सप्लाई ज्यादा डालनी पड़ेगी। समझ में आई है बात या नहीं? तो ऐसे सोच लिया, अगर मशीन खराब है तो तुझे ये दे दिया, तो ये तेरा जो भी आंसर आ रहा है उससे कम बनेगा। पॉइंट को लिख ले जो बोल रहा हूं, मशीन खराब है, जितना इनपुट दिया है उसके हिसाब से कॉपी में आंसर निकाल लिया, उससे कम बनेगा, वो तेरा रियल आंसर आएगा। ठीक है सर, कम बनेगा तो कितना कम बनेगा? कितना कम बनेगा? सर रियल जो बनेगा ना वो क्या आएगा?
एक का 75% आएगा, मोल वाइज बोल रहा हूं मैं, तो मोल वाइज एक का 75% ऐसे ही निकालेंगे, यानी 3/4 मोल आ गया, 3/4 मोल आ गया। यानी मास क्या आ गया भाई सर, मास आ गया 3/4 इंटू 44, यानी कि 33 ग्राम आ गया। मशीन खराब है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, मशीन खराब है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, यानी जितना मेरे पेन पेपर पे बन रहा है ना उससे कम बनेगा। ये कब था? ये तब था जब हमें रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट पूछा है। अब उल्टा सोचना, अब उल्टा सोचना मेरे भाई, उल्टा सोचना। मैं जवाब अब तुमसे जवाब चाहिए मुझे इसी पर, तुमसे जवाब चाहिए मुझे इसी पर। एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने बोला थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सवाल को, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला, क्या बोला सर आपने क्या बोला, थोड़ा समझाएंगे हमें? अभी बता रहा हूं। मैंने बोला कि एसटीपी पर इसका वॉल्यूम 33.6 मिल रहा है और इसका यील्ड जो है ना, यील्ड वो है 75%। तो बताओ ये कितना लेके चलना पड़ेगा? हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। अब पहले ये सोचना कि ये ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, मशीन खराब है। जो आंसर आएगा आपका उससे ज्यादा आंसर चाहिए होगा कि इससे कम चाहिए होगा, क्योंकि मशीन खराब है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। करो सॉल्व करो एक बार। सर अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मास निकल गया तो मास कंजर्वेशन फेल। कभी नहीं निकलेगा, ज्यादा कैसे निकलेगा यार, या तो उतना ही निकलेगा या कम निकलेगा। हाँ, ज्यादा या कम, सप्लाई ज्यादा चाहिए या कम? हमेशा बेटा जब मशीन खराब होती है ना तो इनपुट ज्यादा डाला जाता है कि प्रोडक्ट बन जाए जितना चाहिए, है ना। और इनपुट आपको कुछ दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रोडक्ट कितना बन रहा है। मशीन खराब है तो अपन बोलेंगे जितना बनना चाहिए ना उससे कम बन रहा है, कम। इतनी सी बात है, प्रोडक्ट कम बनता है, रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितनों का आंसर आ गया, देखते हैं कितनों का आंसर आ गया बेटा। चलो देखते हैं। पहले एक बात बताओ, इसके मोल कितने आए? CO2 के मोल कितने हैं पहले? सर CO2 के मोल आए हमारे, CO2 के मोल आए 33.6/22.4। सर ये आ गए हमारे 3/2 मोल, 3/2 मोल आए सर, 3/2 मोल। अच्छा, जब ये 3/2 मोल है तो ये कितना आना चाहिए? सर ये भी 3/2 आएगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। क्या यही आंसर होगा क्या? ना 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 ना, मशीन खराब है, मशीन खराब है, इस बात का ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट 3/2 मोल बनना चाहिए, पर मशीन खराब है तो इससे ज्यादा बनेगा। मशीन खराब है, बनना गलत बोल रहा हूं मैं, बनना शब्द गलत बोल रहा हूं। 3/2 मोल चाहिए, सप्लाई 3/2 मोल की चाहिए, ये तो तब है जब मशीन सही थी। पर मशीन खराब है, मशीन खराब है तो ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा चाहिए ना। तो कितना ज्यादा चाहिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना चाहिए होगा सर। अब ये मत कर देना 3/2 का 75%, अब ये नहीं करना क्योंकि इससे तो कम आ जाएगा। उल्टा कर देना है सर, 3/2 इंटू 100/75। यानी जब प्रोडक्ट निकालना था, इधर आ जा, प्रोडक्ट निकालना था तो मुझे पता था कम है, इसलिए मैंने 75 से गुणा किया, 100 से भाग दिया। 75/100 से गुणा किया तो अपने आप कम आ गया। जब मुझे रिएक्टेंट निकालना था मैंने उल्टा कर दिया, 100/75 कर दिया। तो देख यहां से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 50 और ये आ गया मेरा 2 मोल। और 2 मोल का मतलब क्या आ गया? 2 मोल का मतलब आ गया 200 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है तो 2 गुणा 100 कर दिया। 200 ग्राम कितने लोगों का आ गया वो एक बार आंसर लिख दे, 200। लवली यार, अब सुन ले मेरी बात, तेरी कॉपी में तुझे क्या लिखना है एकदम लिख दे। अब जो लाइन बोल रहा हूं उसको एक बार हिंदी में बोलूंगा, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा। हिंदी वाले सुन ले पहले, हिंदी वाले सुन ले, हिंदी वाले सुन ले। जब भी परसेंटेज यील्ड कुछ दी हुई हो, जब भी परसेंटेज यील्ड कुछ दी हुई हो और प्रोडक्ट का
वैल्यू निकालना हो, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो, जब भी परसेंटेज यील्ड 100 से कम दी हुई हो और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो, तो जितना पेन पेपर पे आंसर आया, जितना पेन पेपर पे आंसर आया उसको परसेंटेज बाय 100 कर दो, क्योंकि कम बनेगा, उसको गुणा परसेंटेज में जो नंबर है वो बाय 100, उतने परसेंट नंबर आएंगे उसके, यानी कम आएगा 100 से। यानी मान लो x है परसेंटेज, तो आंसर क्या आ गया, आंसर गुणा x बटे 100, आंसर गुणा x बटे 100, ये प्रोडक्ट के लिए। मान लो रिएक्टेंट पूछा हुआ है, वही बात, मशीन खराब है तो रिएक्टेंट तो ज्यादा डालना पड़ेगा, तो वहां क्या करेंगे, जो पेन पेपर पे आंसर आया, जो पेन पेपर पे आंसर आया उसको कर देंगे रिएक्टेंट गुणा 100 बटा x, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए। खत्म, ओवर, टाटा बाय बाय, गया। क्लियर? इंग्लिश वाले सुनेंगे, whenever percentage yield is less than 100%, whenever percentage yield is less than 100%, we are sure that real amount will be less than, real amount will be less than, real amount will be less than theoretical amount, real amount will be less than theoretical amount. So we will have to multiply answer by x divided by 100. We will have to multiply our answer by x divided by 100, so that we get less data of product, so that we get less data of product. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now let's talk about reactant. If percentage yield is less than 100%, if percentage yield is less than 100% and amount of product is given and question has asked amount of reactant, amount of product is given and question has asked amount of reactant, consider machine to be inefficient, consider machine to be inefficient, and whatever answer you get in your pen paper, multiply this answer by 100 divided by x, so that you will get a higher value of your answer. Got it बेटा? समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ, एक बार एक एग्जाम्पल और लेंगे, और सब मक्खन हो चुका होगा। आ जाओ, वापस आ जाओ, एक एग्जाम्पल और लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार आगे भी आएगा, ये परसेंटेज प्योरिटी में भी ये गड़बड़ आएगी, इसलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आ जाओ भाई, आइए, ध्यान से सुनेंगे। N2 plus 3s2 gives 2NS3, N2 plus 3s2 gives 2NS3, परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है 60%, परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है 60%। तुम लोगों को ऐसा मेथड बता दे रहा हूं यार, फॉर्मूला सब उखाड़ के फेंक देना, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपको दिए हैं इसके मोल, आपको इसके मोल गिवन है, इसके मोल गिवन है 5 मोल, इसके मोल गिवन है 5 मोल। आपसे पूछा NH3 के कितने मोल बनेंगे, इसके मोल कितने आएंगे, आंसर दो। फटाफट आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर चाहिए। पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का आंसर कहां से आएगा बेटा? जो पूछ रहा है ना 22.4 कहां से आया? आई थिंक आप लेट आए, 22.4 पहले आ गया था, है ना, वो वॉल्यूम एट STP होता है, बट आप लेट आए हैं इस बैच में, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा 22.4 कहां से आया। तो जब तक अगला चैप्टर चालू होता है तब तक इसको धीरे धीरे सुनते रहो, और पैरेलली आपको क्या करना है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए अपने रिवीजन करते रहो पिछली क्लासेस का। 1 2 3 लेक्चर में समझ में आ जाएगा 22.4 कहां से आया, और 2 3 लेक्चर में हम भी नए चैप्टर पे जा चुके होंगे, और जब आप वहां जाएंगे तो आपकी फ्रेश चीजें चालू होंगी एकदम, है ना, तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए देख, उधर आंसर आना चालू हो गए, उधर आंसर आना चालू हो गए। फिर से बोल रहा हूं, ये इस बात को मत भूल लाला कि ये 60% है। जो पेन पेपर पे आया ना उससे कम आएगा रियल आंसर, जो पेन पेपर पे आया ना उससे कम आएगा। वो मत लिख जो पेन पेपर पे आया, क्योंकि पेन पेपर पे जो तू आंसर लाता है वो 100% एफिशिएंसी वाला होता है, वो 100% एफिशिएंसी वाला होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, जो पेन पेपर पे तू लिख रहा है वो 100% एफिशिएंसी वाला है। हाँ, अब आंसर सही आ रहा है। जो लोग दशमोल जवाब दे रहे हैं वो गलत हैं, जो लोग दशमोल जवाब दे रहे हैं वो गलत आंसर है। बिकॉज 10 मोल तो तब आता ना जब ये सीधा सीधा 1 से 2 5 से 10, ये तो तब होता जब मशीन 100% सही होती। मशीन 100% सही है ही नहीं। हाँ, अब आए ना, अब आ गए, एकदम लाइन पे आ गए।
लव यू ऑल यार। अब आ गया, अब तुमको समझ में आ गई चीज। यानी जितना बनाना है पहले बना दो। नहीं सर हम तो इतना ही लिख के खत्म कर देते हैं, n(n)(2)/1 n(n)(s)(3)/2। हम इतना दिमाग लगाते ही नहीं, हम लगाते ही नहीं है कोई भेजा, है ना, क्योंकि हमें पता है सर लगा लेंगे आगे अगले दिन आके। और हमें तो बस इतना बोलना है कि अरे आ गया आ गया आ गया, समझ में आ गया सर, मजा आ गया मजा आ गया। ये बोलने के साथ साथ सॉल्व भी करना है। सुन, ये तो बनना चाहिए था, पर ये मत, जब जब परसेंटेज यील्ड होना तुझे क्या लिखना है, मशीन खराब है। पर मशीन खराब है, मशीन खराब है, ये बात नहीं भूलनी, बस तेरा काम हो जाएगा। मशीन खराब है का क्या मतलब है सर? अरे भाई इतना बनना चाहिए था, उससे कम बनेगा। कितना कम बनेगा? सर ने बोला था जब कम करना हो ना तो 100 का भाग देना है, परसेंटेज का गुणा करना है। तो क्या कर देंगे, तो रियल अमाउंट क्या आएगा, रियल अमाउंट कम आएगा। और देख कम आएगा ये पता है ना तुझे। अब तू बता कम लाने के लिए क्या करूं मैं, कम लाने के लिए क्या करूं, यही तो करना पड़ेगा। 10 × 60/100। तेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो 60/100 कर या 100/60 कर। 100/60 करेगा तो ज्यादा आ जाएगा जो कि गलत होगा, और 60/100 करेगा तो कम आएगा जो कि सही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 मोल आएगा। ये हमारा रियल आंसर आएगा, ये हमारा रियल आंसर आएगा। ये समझ में आया क्या? समझ में आ गया तो लिख दो मक्खन। और यदि ये समझ में आ गया तो इसका उल्टा भी करना है। अब इसका उल्टा भी बता रहा हूं। n2 + 3s2 gives 2ns3, n2 + 3s2 gives 2ns3, n2 + h2 gives 2ns3। n2 + h2 gives 2ns3। n2 + h2 gives 2ns3। अब ध्यान से सुनना, मुझे यहां 9 मोल बनाने हैं, या थोड़ा और अच्छा नंबर ले लेते हैं। हाँ, मुझे यहां 8 मोल बनाने हैं, 8 मोल। लेकिन इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी दी हुई है, इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी दी हुई है 80%। तो बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए? 8 मोल अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? अब तुझे बस ये स्लाइड देखते ही सब समझ में आ चुका होगा। करो करो भाई, करो करो करो। मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा बेटा, मॉड्यूल डिस्कशन भी करूंगा, याद है मुझे, है ना। देख, जो मैंने पहले दिन जब आया था ना, मैंने बोला था कुछ मेरी जिम्मेदारी है, कुछ तेरी जिम्मेदारी है। तू तेरी पूरी कर ले, मैं मेरी पूरी करूंगा, और दोनों मिलकर एकदम जंग जीत के ले जाएंगे। मॉड्यूल डिस्कशन में करूंगा, है मेरे दिमाग में, लेके आएंगे उसको। एकदम सही है भाई, आ गया लोगों का आंसर। बस तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, आजा 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 आजा। शानदार यार, फोड़ दिया तूने, खत्म हो गई कहानी। तुझे क्या करना है, तुझे ये करना है कि सर सबसे पहले तो अपना मशीन सही मान के जवाब निकालेंगे, मशीन सही मान के जवाब निकालेंगे। और मशीन सही मान के जब हमने जवाब निकाला तो नाइट्रोजन के मोल आ गए सर 8/2। 8/2 मतलब 4 मोल आ गए। पर भूलना नहीं, मशीन तो खराब है, मशीन तो खराब है। और मशीन जब खराब होती है तो देख, ये क्या है, ये सप्लाई है यार, ये वो माल है जो आप सप्लाई कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो हमें मिलता जा रहा है। तो जब आपकी मशीन खराब है तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे ना, ज्यादा करोगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मशीन खराब है तो आंसर रिएक्टेंट का आंसर ज्यादा आएगा, रिएक्टेंट का आंसर ज्यादा आएगा। यस सर, समझ में आ गया, पकड़ गए, क्रैक कर लिया हमने ये वाला कोड। तो क्या आएगा फिर? सर ज्यादा करना है ना इसको, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। या तो 80/100 करें, सर मामला उड़ जाएगा, 80/2 करने में कम हो जाएगा, कम। तो क्या करें, 100/80 कर दो, 100/80 कर दो। ओके ओके सर, 5 मोल आ गया, क्योंकि ये 20 हो जाएगा और 20/5। हैट्स ऑफ, सैल्यूट। दैट इज हाउ यू हैव टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, लाइक एनीथिंग। अब परसेंटेज यील्ड कहीं से भी आ जाए, परसेंटेज प्योरिटी कहीं से भी आ जाए, तू फोड़ देगा। अब एक काम करता हूं, इस सवाल को यहां से शांति से हटाने का। ओ तेरी, ये क्या हो गया, सब कुछ हट गया। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटाने का, ठीक है। हाँ, ये हटा दिया, सब कुछ हटा देते हैं यहां से, ठीक। अब तू इसको सॉल्व कर, पूरा पूरा सॉल्व कर, तेरे सामने रखा है पूरा। करो इसको, सॉल्व करो भाई,
सॉल्व करेंगे। अब करो, वापस से करो, मैंने सवाल वापस से ले आया तेरे सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बालक इस सवाल का गलत जवाब दे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। ऐसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। अब सवाल का जवाब दे, अब सवाल का जवाब दे, अब सवाल का जवाब दो भाई। अब आ जाइए सभी लोग, जवाब देंगे इसका। हाँ बेटा, इस सवाल का जवाब देंगे अब सभी लोग। अब एकदम सवाल बन जाना चाहिए वाला। H2 + Cl2 gives 2HCl। आपको इस बार मोल जो दिए हुए हैं ना, वो इसके दिए हुए हैं 12 मोल, इसके 12 मोल दिए हुए हैं, 12 मोल। बस कर दिया ना, फोड़ दिया ना तूने। अब तुझे पता है 12 से ये कितना आएगा सर? NH2/1 NHCl/2 6 आएगा सर, 6 आया बेटा। पर मशीन तो खराब है, पर मशीन खराब है। ये अल्टीमेट चीज है यार, मशीन खराब है ना। मुझे भी आप लोगों से बात करते करते एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने तुम लोगों को। मशीन खराब है, तो मशीन खराब है तो रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएं? 6 इंटू कितना परसेंट की खराब है? 75% के। तो 6 गुणा 75 नहीं, 6 गुणा 100/75। उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे, बड़े से गुणा करेंगे, छोटे से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 25 से उड़ा दो, ये 4, ये 3, ये 2, ये 8 मोल आ जाएगा। अब लिख दे अब क्लियर, अब लिख दे अब क्लियर, अब लिख दे अब क्लियर, और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, चलो अब आते हैं परसेंटेज प्योरिटी पर। इसी का एक और भाई परसेंटेज प्योरिटी। अब इसको समझना, मेरी बात को समझना, अच्छे से सुनना जो समझा रहा हूं। परसेंटेज प्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है कि आपने कोई सैंपल लिया, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, पूरा शुद्ध नहीं है, पूरा शुद्ध नहीं है। क्लियर हो गई चीज? पूरा शुद्ध वो नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? मान लो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि यार थोड़ा सा ना कैल्शियम कार्बोनेट लेके आओ मार्केट से। अच्छा ठीक है सर, ले आए कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बोला यार 100 ग्राम लेके आना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पूरी बात सुनना ढंग से, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आना। ठीक है सर, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले आए। कितना मोल हो गया? आपको लगेगा ये 1 मोल होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास भी 1 होता है। ठीक है, अब आप लाए 100 ग्राम लाए ना, तो बताओ आइडियली CO2 कितना बनना चाहिए? आइडियली CO2 कितना बनना चाहिए यदि आप ये 100 ग्राम लेके आए? तो फटाफट बताओ। इसको गर्म करने पर आपसे मैंने बोला कि बेटा जा बाजार जा, और बाजार से जाके ना थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट खरीद ला। बाजार जा, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट खरीद ला। ये क्या होता है? लाइमस्टोन होता है, चूने का पत्थर होता है ये, उसको ले आओ। अच्छा ले आए सर, फिर इसको गर्म करो, गर्म करके बताओ CO2 कितना बनेगा? बताओ भाई, फटाफट बताओ। हाँ, एफिशिएंसी वाला ही बता रहा हूं बेटा, जो डाउट में पूछ रहे हैं एफिशिएंसी वाली चीज बता रहा हूं, इसी को बता रहा हूं। वापस सुन लो एक बार ढंग से, ये भी वही चीज है, उसी का भाई बंदा है। ये भी समझ आ गया तो वो भी आ ही गया। हाँ, कितना बनना चाहिए? आंसर आ रहे हैं बच्चों के 44। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कैसे? क्योंकि बेटा ये बनेगा 1 मोल, ये बनेगा, ये कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल से ये भी बनेगा 1 मोल, और 1 मोल से ये 1 मोल बनेगा। भाई ये 1 मोल है, तो 1 मोल से ये भी बनेगा 1 मोल। तो कितना आना चाहिए? 44 ग्राम। इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। लेकिन गर्म करने पर मुझे पता चला रियल में 22 ग्राम ही बना, रियल में 22 ग्राम ही बना। 22 ग्राम ही बना, ये मैंने चेक किया, गरम किया, करते गए, देखा यार CO2 22 ग्राम बन के रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 मतलब है, या तो मशीन खराब है अगेन, या आप जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाए हैं वो 100 पूरा नहीं है, उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब भी भरे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब प्रोडक्ट से हमें अंदाजा लग गया कि दुकानदार ने आपको ठग लिया है। दुकानदार ने आपको देना था चूना पत्थर, चूना लगा दिया उसने, आपको बोल दिया कि CO2 जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ले भैया 100 ग्राम में ले जाओ, और उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर डाल दिया। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई बात या नहीं?
यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सैंपल प्योर है कि इम्प्योर है? यानी उसके रिएक्शन से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए ना रियल में, उतना ना बन के कम बन जाए, तो जाके दुकानदार को तमाचा मार दो कि लूट लिया तूने। समझ में आ गई बात? ठग लिया है तूने हमें। तूने यहां जो सैंपल दिया है ना, वो 100 ग्राम मिट्टी कंकड़ पत्थर है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 100 नहीं है। यह बात समझ में आई या नहीं? यह बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, यह समझ में आया? यह समझ में आया बेटा? क्लियर। तो इससे क्या होता है, रियल आया 22 ग्राम और बनना चाहिए 44 ग्राम, यानी कितना परसेंट प्योर है? 50% है। तो भाई एक होता है अमाउंट ऑफ सैंपल, ये कॉपी में लिख लेना। अमाउंट ऑफ सैंपल जब भी बोले, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कंकड़, मिट्टी, पत्थर, जो भी उसके अंदर मिला हुआ है, सब मिला के जो टोटल मास होता है ना, उसको हम बोलते हैं, यानी प्योर प्लस इंप्योरिटीज, उनको मिलाकर हम बोलते हैं सैंपल। उसको हम बोलते हैं सैंपल। समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई बात? हाँ। लेकिन उस सैंपल के अंदर प्योर पार्ट कुछ ही होता है, तो उसको प्योर बोलते हैं। यानी प्योर कैसे पता चलेगा बेटा? प्योर पार्ट वो होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मिट्टी कोई रिएक्शन में नहीं जाने वाली, कंकड़ पत्थर रिएक्शन में नहीं जाएंगे। अरे वही तो रिएक्ट करेगा जो उसके अंदर केमिकल है। समझ में आ गई बात? तो यानी रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो हमेशा प्योर पोर्शन होता है, प्योर पार्ट होता है। और जो आप बाहर से पहले खरीद के लाते हैं टोटल सैंपल, दैट इज इम्प्योर पार्ट, दैट इज इम्प्योर पार्ट। नाउ यू कैन इजीली एक्सप्लोर कि परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ये बातें समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है भाई? हेलो, एक बार बता तो दो, परसेंटेज प्योरिटी क्लियर या नहीं? परसेंटेज प्योरिटी क्लियर या नहीं? एक अमाउंट आप खरीद के लाए टोटल, जिसमें आपको रियलिटी का कोई पता नहीं है कि क्या रियल है। फिर आपने रिएक्शन करा के देखी, रिएक्शन से आपको समझ में आया, और तेरी बनना चाहिए था इतना, एक्स बनना चाहिए था और वाई बन रहा है, एक्स बनना चाहिए था और वाई बन रहा है, मतलब अलग ही बन रहा है, कम बन रहा है। इसका मतलब जो आप खरीद के लाए हैं वो प्योर नहीं है। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर। तो हम परसेंटेज प्योरिटी क्या लिखेंगे? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आप क्या करोगे? अमाउंट ऑफ प्योर सैंपल, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इम्प्योर सैंपल गुणा 100, यानी शुद्ध कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है। टोटल जो है वो पक्का अशुद्ध ही है, हाँ अशुद्ध है, वो इम्प्योर है, इंटू 100 कर दो, तो हमें प्रतिशत शुद्धता पता चली जाएगी। हमें परसेंटेज प्योर कितना है ये पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? फिर से समझा देता हूं। आपको बोला बेटा ये एक लाइमस्टोन लेके आइए मार्केट से जाके। लाइमस्टोन चूने का पत्थर होता है। आप गए, आपने बोला ए भाई लाओ 100 ग्राम दे दो, 100 ग्राम लाए, मेरे पास ले आए, है ना, मैं केमिस्ट्री वाला इंसान, मैंने पता किया अरे 100 है कि नहीं है पता नहीं, इसको चूने का पत्थर दिया है कि इसको चूना दिया है, चूना लगा दिया है, इसको चेक करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आके उसको गर्म किया। गर्म करने से मुझे पता है CO2 निकाल देगा। यदि ये सच में 100 ग्राम होता तो 1 मोल होता, 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनती, यानी 44 ग्राम CO2 आनी चाहिए थी। बट मुझे पता चला कि नहीं सर, ये तो 22 ही आ रही है, 22 ही आ रही है। दो बातें हैं, मशीन खराब है या इम्प्योर है। अब मैं तो भाई केमिस्ट्री का विद्वान, तो मैंने जो मशीन 100% एफिशिएंट बना रखी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? दुकानदार में दिक्कत है, उसने भैया यहाँ पर ना कुछ मिलावट कर रखी है। परसेंटेज प्योरिटी, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। जो मिलावट चल रही है ना, अलग अलग, मिल्क के अंदर ये मिला दिया, उसके अंदर ये मिला दिया, पता कैसे चलता है कि ये चीज मिली हुई है? रिएक्शन करा के देखते हैं। रियल कंपोनेंट जितना होना चाहिए था उससे कम आ जाता है, जाके केस ठोक देते हैं कि आपने तो मिलावट की हुई है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? हाँ, जाके उनको फूड फार्मर वालों को बता देते हैं कि भैया ये इनका वीडियो बना देना आप, इन्होंने मिलावट की हुई है। क्लियर? समझ में आ गई बेटा बात? समझ में आ गई क्या? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो। अब ये सवाल करो, उसने बोला है 200 ग्राम का सैंपल लिया है जो 80% प्योर है, तो बताओ CO2 गैस कितनी बनेगी हीट करने पर?
CO2 गैस कितनी बनेगी, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो भाई, फटाफट जवाब देंगे। इसका जवाब दे दो भाई। लव यू सर, लव यू टू यार, लव यू टू। इसका जवाब देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है भाई साहब। भैया मोल पूछे, मोल है ना, मोल पूछे हैं, मोल पूछे हैं CO2 के। मोल पूछे हैं। ये आईडीज ब्लॉक हो सकती है क्या? हाँ जी, जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बस यू गॉट द पॉइंट कि रियलिटी में है क्या ना, गेम क्या है। 200 ग्राम जो है ना वो सैंपल है, सैंपल, वो प्योर है ही नहीं। तो कैसे करेंगे? दो बातें हैं, निकालने के दो रास्ते बता रहा हूं, दो रास्ते। सुन कैसे, दोनों मेथड सुन लेना, दोनों मेथड सुन लेना। पहले तू क्या कर, पहले तू क्या कर, तुझे पता है सैंपल कितना है, सैंपल कितना है, सैंपल है 200 ग्राम, ठीक है, ठीक है। और प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, 80% है। तो प्योर कितना हो गया, प्योर पार्ट कितना हो गया, प्योर पार्ट कितना हो गया सर? 200 का 80% हो गया, कम ही रहेगा ना, कम रहेगा। तो प्योर, अब ये बात तुझे ये सेंस करनी होती है फटाफट कि प्योर कम होगा कि ज्यादा होगा। प्योर कम होगा, प्योर कम होगा तो प्योर कितना हुआ, प्योर अमाउंट कितना आ गया, प्योर अमाउंट आ गया, प्योर अमाउंट आ गया 200 इंटू 80/100। क्लियर, क्लियर। तो ये कितना आया प्योर अमाउंट, प्योर अमाउंट आया 160 ग्राम। 160 ग्राम किसका आया है, कैल्शियम कार्बोनेट का। वो आपसे बोल रहा है अच्छा 160 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 कितना बनेगा। तो हमने तुरंत दिमाग लगाया कि ठीक है सर, यहां लिख देते हैं CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब इसके मोल निकाल लिए, मोल कितने आ जाएंगे, 160/100, 1.6 मोल आ गए। तो बेटा जब इसका 1.6 खर्च होगा तो इसका भी कितना बनेगा, 1.6 बनेगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया, 1.6 मोल ही आंसर होगा, खत्म। ये बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, तुझे जो अमाउंट दिया था, तुझे जो अमाउंट दिया था उसके मोल निकाल लेना, तुझे जो अमाउंट दिया था उसके मोल निकाल लेना। उसके मोल कितने आ जाएंगे। हालांकि मैं गलती कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि ये गलत मोल है, ये सही मोल नहीं है, ये सही मोल नहीं है, क्योंकि 200 जो है वो तो इम्प्योर है, तो मैं 100 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, तो ये गलत है। फिर भी देख आंसर कैसे आ जाएगा वो बता रहा हूं। ये 2 मोल होगा तो ये भी कितना बनेगा, 2 मोल बनना चाहिए, 2 मोल बनना चाहिए, पर कम बनेगा ना। पर इस बार मशीन खराब है, बोल दे वापस, मशीन खराब ही एक तरीके से, क्योंकि इम्प्योर है, पर इम्प्योर से बना है, इम्प्योर है, तो प्योर कितना होगा, प्योर कितना होगा, 2 का 80%। कैसे ही कर ले, कैसे ही कर ले, कम बनेगा ज्यादा बनेगा, कैसे ही कर ले। समझ में आ गया तो लिख दे मक्खन, समझ में आ गया तो लिख दे मक्खन, समझ में आ गया तो लिख दे मक्खन। दोनों रास्ते पता है अपने को। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलो जी, 1.6 मोल आ गया ना सभी का, विराट का आ गया, रोहित का आ गया, हार्दिक का आंसर आ गया, साक्षी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, अंश का आंसर आ गया, मयंक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें, आगे बढ़े, चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, इसको सॉल्व करेंगे। और देखो सवाल करने का तरीका बता दे रहा हूं, सवाल करने का तरीका बता दे रहा हूं। 20 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें AgNO3 पहले से है और AgCl इतना बन गया, जिसका परसेंटेज प्योरिटी पूछा हुआ है, जिसका परसेंटेज प्योरिटी पूछा हुआ, इसका मतलब वो इम्प्योर है। जिसकी पूछा है कि ये कितना परसेंट प्योर है, इसका मतलब वो इम्प्योर है। तो इसको ऐसे करना होता है कि ये 20 ग्राम जो लिया है ना,
ये NaCl का सैंपल है, सैंपल मतलब ये इम्प्योर मास है, ये इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर। इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 से और बना दिया AgCl प्लस NaNO3। AgCl का तुझे मास दे दिया, तुझे जो प्रोडक्ट है वो सच्चाई बताएगा, तुझे जो प्रोडक्ट है वो सच्चाई बताएगा। पहले क्या कर, ये तो सच है ही नहीं, ये तो हमें पता है इम्प्योर है, तो तुझे क्या करना है, चल तू एक बार आंसर निकाल, तू आंसर निकाल, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ भी गया यार, आंसर आ भी गया है कुछ बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर बताओ। वैसे परसेंटेज प्योरिटी में कभी भी प्रोडक्ट दिया हो ना तो सवाल हमेशा प्रोडक्ट से शुरू करो, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनाए ये आपको बताएगा कि सच में रिएक्टेंट कितना था। प्रोडक्ट कितना बताया ये आपको बताएगा, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनाए उतना ही तो उसी के हिसाब से तो सच में रिएक्टेंट में प्योर पार्ट रहा होगा, क्योंकि प्योर ही तो रिएक्शन में जाता है। तो पहले प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट के मोल निकालो, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल निकालो, रिएक्टेंट का मास निकाल लो, वो जो मास आएगा वो आपका रियल मास होगा, प्योर मास होगा। और सवाल ने आपको इम्प्योर दिया, आप परसेंटेज निकाल देंगे। बी फॉर बॉम्बे पहुंच गए भैया, IIT बॉम्बे जो लोगों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, शानदार, लव यू ऑल जिनका आंसर बी आ गया है। अब देख कैसे, देख कैसे ये आ गई रिएक्शन इधर, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ इस रिएक्शन को इधर लिख लेते हैं। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। मुझे सच कौन बताएगा, मुझे सच बताएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अच्छा प्रोडक्ट जितना भी बनेगा वो प्योर से ही बनेगा। तो प्रोडक्ट का मास निकाल दिया हुआ है आपको कितना, 28.7। मोलर मास क्या है इसका, यहां लिख लो, मोलर मास AgCl का क्या है वो लिख लो। तो कितना आ रहा है, 108 प्लस 35.5, तो यह आ गया 143.5। तो मोल निकाल लो, मोल कितने आ गए बेटा, मोल आ गए 28.7 डिवाइडेड बाय 143.5। कुछ लोग यहाँ कैलकुलेशन में बेहोश होंगे, जबकि आपको बताऊं 143 का डबल 286 है, तो 143.5 का डबल 287 होगा। तो ये आ गया आपके पास एक तरीके से 0.2 मोल। क्लियर, क्लियर बेटा, हाँ बी आ गया, बहुत बढ़िया। ये 0.2 मोल है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो इसके मोल भी, NaCl के मोल भी AgCl के बराबर आएंगे, क्योंकि 1 से 1 तो नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो कितने आ गए, NaCl के मोल भी 0.2 मोल आ गए। तो यानी मास क्या आ गया NaCl का, NaCl का मास क्या आ गया सर, ये आ जाएगा 0.2 इंटू Na होता है कितना, Na होता है कितना 23, Na होता है 23 और Cl होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5, इतना ग्राम आया। अब मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा, अब मैं परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी में अभी ऊपर बताया मैंने फॉर्मूले में, ऊपर लिखो प्योर, नीचे लिखो इम्प्योर। तो प्योर कितना हो गया, जो रिएक्शन में गया वो प्योर था, जो आपने शुरू में लेके आए थे दुकानदार से वो इम्प्योर था, गुणा 100 कर दिया, 100 करते ही बस ये पॉइंट हटा, ये नीचे 10 आ जाएगा, ये 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 100 खत्म हो जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 58.5% आ गया। आंसर आ गया स्वाहा, मक्खन सब खत्म। बी फॉर बॉम्बे, अधिकतर बच्चों का आ गया। क्लियर बेटा, ये आंसर आएगा। समझ में आ गई चीज, समझ में आ गई। कुल मिलाकर बात ये है, कुल मिलाकर बात ये है, यही सवाल में मान लो मैं ये 20 ग्राम दे देता ना, ये 20 ग्राम दे देता और बोल देता परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड जो है वो 58.5% है, यानी मशीन उतनी खराब हो जाती। तो दोनों का सोचने का तरीका सेम ही है। चाहे तू सैंपल इम्प्योर ले ले तो भी प्रोडक्ट कम बनेगा, चाहे तू सैंपल इम्प्योर ले ले तो भी प्रोडक्ट कम बनेगा, और चाहे तू मशीन खराब कर दे, परसेंटेज यील्ड बिगाड़ दे उसकी, तो भी प्रोडक्ट कम ही बनेगा। समझ में आ गई चीज, समझ में आ गई चीज, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे चले तो कमेंट में आ जाओ और लिख दो, आ जाओ कमेंट में आ जाए, लिख दे TCS सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलो ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल करो, ये रिएक्शन दी हुई है आपके सामने, लिखी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, एक बार ये क्वेश्चन करोगे। इसको करो। 4 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, फिर से वही बात, सैंपल दिया है 4 ग्राम और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.88 ग्राम बन रही है, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या रही होगी। यानी वही बात कि 4 ग्राम आपको सैंपल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है सैंपल का मतलब है इस 4 ग्राम में मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब भरे हुए हैं। हमें नहीं पता इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में कितना है। हाउ विल यू मेजर कि एक्चुअल में कितना है? सर रिएक्शन से बेटा जो अमाउंट पता चलेगा ना तेरे को, रिएक्शन से जो अमाउंट तुझे पता चलेगा ना, वो हमेशा हमेशा प्योर वाला पार्ट होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ, सॉल्व करो इसको। हाँ बेटा, ये सवाल भी उसी के जैसा है, यदि वो समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, तो रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है। ये सवाल समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट से शुरू करो। परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट से शुरू करो। प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट से शुरू करो। करो भाई, आंसर आ गया इसमें भी? अरे वाह, शाबाश। मतलब एक बात है यार, सच में हमारे बैच की जो यील्ड है ना वो लगभग 95% है। हमारी मशीन बढ़िया चल रही है। 5% जो है ना मशीन को खराब कर रहे हैं। कौन से लोग हैं ये? कौन से लोग हैं जो हमारी क्लास की परसेंटेज यील्ड को खराब कर रहे हैं? जिन्होंने पिछला क्लास नहीं अटेंड किया, जिनको दबा के लंच करना था, खा के सो गए, ठीक है। हाँ, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जो रिवीजन नहीं करते, जो बैकलॉग जिनकी रखी हुई है, वो 5% लोग हैं जो हमारी परसेंटेज यील्ड 95 कर रहे हैं। यदि वो भी 100% यदि आने लग गए, क्लास टाइम पे अटेंड करने लग गए, रिवीजन करने लग गए, तो 100% यील्ड जाने वाली है हमारी। यहां से दिख रहा है भाई, इतने 95% लोगों के 50% आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अब देख कैसे आया, कैसे आया। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? सबसे पहला प्रश्न, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? जी हाँ, कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 थे, हाँ सर 3 है, हाइड्रोजन 2 थे, 2 है, क्लोरीन 2 थे, 2 है, सब बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है। तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो। CO2 के मोल कैसे निकालेंगे सर? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है 44, ठीक है, तो कितने आ गए? 0.02 मोल आ गए सर। ओके ओके, तो CaCO3 का निकालो, CaCO3 का निकालो। कैसे सर? मोल डिवाइडेड बाय 1, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1। CO2 के मोल कितने हैं? CO2 के मोल हैं 0.02 मोल। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को यार? हेलो, एक बार प्यार से भी यार कुछ बता दो, समझ में आ रही है ना चीजें? ऐसा तो नहीं है ना कि सर बाउंसर, सर बाउंसर नहीं सर, मक्खन जा रही है चीजें, बाउंसर नहीं जा रही। एकदम समझ में आ रहा है, जो भी चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। तू यदि यहाँ 1 घंटे 40 मिनट आया है, 45 मिनट आया है और तुझे सुनने को चीजें मिल रही हैं और ऊपर से जा रही है, तो तू यहाँ लिख सकता है, मैं समझाऊंगा उसको, समझ में बराबर आनी चाहिए। आ गया, आंसर ही आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ 0.02 मोल आ गया, 0.02 मोल आ गया, तो वेट क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? वेट क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? ये आएगा 0.02 गुणा 100, 0.02 गुणा 100 यानी 2 ग्राम आएगा। बेटा ये रियल है, यही रियल है, क्योंकि ये शुद्ध है, शुद्ध। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी? परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी सर? शुद्ध बटा अशुद्ध गुणा 100, शुद्ध बटा अशुद्ध गुणा 100, ओके, गुणा 100। शुद्ध कितना है? 2 ग्राम है। अशुद्ध कितना था? 4 था। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बाजार से खरीद के लाए ना, 50% इसके अंदर कचरा है, कचरा। समझ में आ गई बात? सवाल को पढ़ लेना, कई बार वो सैंपल की प्योरिटी पूछता है, कई बार परसेंटेज इम्प्योरिटी भी पूछ सकता है। इम्प्योरिटी कितनी है? 100 में से घटा देना। जब वो 50% शुद्ध है तो इम्प्योर भी 50% ही होगा। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, मक्खन जा रहा है सर, सर सब समझ में आ रहा है। ठीक है, यार इससे सिंपल क्या बताऊंगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट लेके आए तुम, सिंपल सी बात सोचिए, कैल्शियम कार्बोनेट लेके आया बाजार से, 4 ग्राम ले आया है ना। अब तुझे पता है कि तूने यार आके ये रिएक्शन कराई तो कुछ प्रोडक्ट बना, तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट से ये अंदाजा लगा सकते हैं ना हम कि रिएक्टेंट कितना रहा होगा। प्रोडक्ट बना CO2 के कितने मोल आए, मास अपॉन मोलर मास। पता है इस क्लास में कई पापी ऐसे बैठे हैं, ये 44 से कैसे डिवाइड कर दिया, समझ में नहीं आ रहा सर, ये 44 से क्यों डिवाइड कर दिया। रक्षा करे ईश्वर उन लोगों की जिनको पता नहीं है कि मोलर मास है, मोल कैसे निकालते हैं। तो ये 0.02 मोल आ गया। इस 0.02 मोल से हमने क्या किया, इसके मोल निकाल लिए, इसके मोल से इसका रियल मास समझ में आ गया, इतना था। तो हमें पता चल गया इसमें कचरा कितना है और शुद्ध कितना है। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। ये देख 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 लिखा एक ने 44 हाउ, पापी लोग भी भरे पड़े हैं, ठीक है। अरे बेटा कार्बन 12 होता है और ये 32 होता है ठीक है। चलो तो मेरे भाइयों ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करो। अब इसको भी देखो, 50 ग्राम सैंपल दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये डब्बे में बंद किया 50 ग्राम सैंपल। जब सैंपल लिखे तो समझ जाएं कि पक्का कोई ना कोई कचरा है इसके अंदर। और सवाल में लिख दिया परसेंटेज इम्प्योरिटी बताओ, प्योरिटी बताओ, तो पक्का कचरा है। बोले इसको गर्म किया तो ये बहुत सारी चीजें बनी, Na2CO3 भी बना, CO2 भी बना और H2O भी बना। और उसने बोला CO2 के वॉल्यूम को हमने कलेक्ट कर लिया, रिएक्शन बैलेंस है, ध्यान से देख लेना अच्छे से। और फिर उसने बोला यार एक बार परसेंटेज प्योरिटी बताएंगे इस सैंपल की, कितना % प्योर है। जी हाँ बिल्कुल बताएंगे, हमारा काम है बताना। ये लो भाई करो, इसको सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन देख, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन ला रहा हूं कि तेरे को समझ में आ जाए चीजें। कर, वाह बहुत सारे हार्ट आ गए। अब एक काम करो यार, पोल क्रिएट हो जाएगा, पोल क्रिएट कर दो। पोल में थोड़ा और मजा आ जाता है, दिख जाएगा कि हमारे क्लास की परसेंटेज यील्ड कितनी है ना। कितने % लोग हैं जो एक्टिव हैं, कितने % लोग हैं जो प्योरली जिनका परसेंटेज प्योरिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 100% है, कितने % हैं जो इम्प्योर लोग हैं, सब समझ में आ जाएगा। अभी लिखो भाई, देखो प्योर का भी बाय डिफॉल्ट ना मीनिंग पता है क्या होता है, पवित्र, है ना। और इम्प्योर का अशुद्ध, इम्प्योर मतलब पापी। तो अभी देखते हैं कितने % पापी हैं और कितने % पुण्य आत्मा है, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन से डिसाइड होगा। पोल क्रिएट कर दीजिए भाई। हो गया, क्रिएट हो गया, ओके। आंसर आ गया है लोगों का। कितने % लोगों ने आंसर बी दिया है, कितने % लोगों ने आंसर बी दिया है। आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई, शानदार। अब तुम्हें समझ में आ गया परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है। CO2 के मोल निकाल लेने, वो कैसे निकलेंगे। अब देखना कई पापी बोलेंगे सर ये 22.4 कहां से आया, क्योंकि आप लेट आए, तो ये फिर कहां से आया के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, 10-12 लेक्चर पीछे। तो ये 1/4 मोल हो गया। अब बेटा ये 1/4 मोल है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने होने चाहिए। सर ये 1 होता है तो ये 2 गुना होता है, 2 गुना। तो ये 1/4 है तो ये 1/4 का 2 गुना होगा। सर ये बात नहीं समझ में आती हमें, आप कैसे लिख देते हो। बेटा कुछ नहीं करना, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जो मोल आ गए ना बेटा, वो कितने आ गए, 2 × मोल ऑफ CO2, यानी कितने हो गए, आधा मोल हो गए। आधा मोल का मतलब मास क्या आ गया मेरी जान, मास आ गया NaHCO3 का, मास आ जाएगा 1/2 × 84,
तो कितना हो गया 42 ग्राम। 42 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो सोडा खरीद के लाए थे ना आप, सोडा सर सोडा होता है ये, हाँ बेकिंग सोडा NaHCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडा जो आपको खरीद के लाए थे ना, ये पूरा 100% प्योर नहीं था, ये 42 ग्राम ही था। सर हमें तो इसने 50 ग्राम दिया था, पागल बनाया था, इंटू 100 कितना पागल बनाया था सर, हमें 84% प्योर दिया और 16% पागल बनाया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ओपी हैं आप, ओपी नेक्स्ट लेवल। पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज लिखते रहते हैं, ओपी ओजी, बस मुझे इतना समझ में आता है कि आपका प्यार लौट के आ रहा है इधर, है ना। और जितना जो आप जो इधर लिख रहे हैं उसमें 1000 मोल से गुणा करके वापस ले लेना, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये वाला सवाल मैं आप लोगों को, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में देके जाता हूं, इसको करके लाना सभी लोग। ये होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, इसको करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन तू भी बैठ के अटेम्प्ट करे कि परसेंटेज प्योरिटी का मीनिंग क्या है। और ना एक बात बताता हूं भाई, हम लोग ना यहां बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहे होते हैं, समटाइम्स सामने जो सुन रहा होता है उसको हो सकता है समय मिले सोचने का, हो सकता है ना मिले, फ्लो में रहती हैं चीजें। जब आप क्लास से चीजें रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को सच में शिद्दत के साथ बैठ के एक बार उसका प्रैक्टिकलिटी सोचा करो, उसकी रियलिटी सोचा करो कि यार ये सच में हो क्या रहा है। मतलब हम क्वेश्चन को इसलिए ना पढ़े क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, उसको रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो पक्का चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी कि अच्छा परसेंटेज प्योरिटी का ये मतलब है, परसेंटेज यील्ड का ये मतलब है ना। एफिशिएंसी होती है तो उसको यील्ड बोलते हैं। क्लियर? परसेंटेज प्योरिटी मतलब अच्छा यार ये चीज मैं खरीद के लाया, और फिर वही वाला जो एग्जांपल मैंने बोला कि यार फूड फार्मर से पूछ लिया जाए कि बेटा तू ये बता पहले कि ये चीजें इसमें मिलावट है पर कितनी है, तो उसके लिए उसको आइडिया देंगे अपन कि सर उसके लिए ना आप क्या करो, पहले उस इम्प्योर सैंपल की कोई तो रिएक्शन होती होगी, वो रिएक्शन करा के देख लो, वो प्रोडक्ट बना लो, उस प्रोडक्ट से रिवर्स ये सोच लो कि इसमें रिएक्टेंट सच में कितना रहा होगा, और कितना है ये आपको पता है, कितना होना चाहिए, कितना है, यहां से सब पता चल जाएगा परसेंटेज प्योरिटी का। तो थोड़ा सा चीजों को मतलब बैठ के, मैंने बोला ना इसको अपन वो बोलते हैं कि मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, ज्यादा नहीं, हर कॉन्सेप्ट पे 1 से 2 मिनट आंख बंद करके उसको सोच, उसको दिमाग में बना उसकी प्लानिंग कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों पूछी जा रही है, चीजें समझ में आने लगेगा, बहुत मस्त चीजें होती हैं। क्लियर? तो हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ ली हैं, परसेंटेज यील्ड इज ओवर, परसेंटेज प्योरिटी इज ओवर। नाउ वी आर कमिंग ओवर एक्सेस रिएजेंट, परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट। थोड़ी सी ना अंग्रेजी भी पता होनी चाहिए कि प्योरिटी का मीनिंग है कि हमसे प्योर पार्ट पूछ रहे हैं, है ना। एक्सेस का मतलब है कि आपसे कितना पार्ट एक्स्ट्रा है वो पूछ रहे हैं। तीसरी चीज हो गई परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मीनिंग है अपने आप में होता है कि एफिशिएंसी कितनी है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट। तो पहले वो मेरे सारे बच्चे यहां अटेंडेंस लगा दे जिन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा हुआ था, वो मेरे सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दे। LR डन, लॉर्ड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था मैंने, है ना, कौन बनेगा LR पढ़ाया था, कौन बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। लॉर्ड कॉन्सेप्ट उसको मैं बोलता हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जब स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, तो LR तो आता ही आता है, लिमिटिंग रिएजेंट आता ही आता है, लॉर्ड कॉन्सेप्ट है वो। तो यदि मैंने वो आपको समझा दिया था, हाँ जी, हाँ, इमेजिन द क्वेश्चन, राइट, यू हैव टू इमेजिन द क्वेश्चन, बिल्कुल। LR डन था। क्या करते थे LR में सर 1 से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल दे के रखता था। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, फिर हम सर एक LR की स्टेप रखते थे जिसमें हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते थे। फिर से सर LR में क्या करते थे, LR में हमें कुछ अमाउंट दिया होता था दोनों का, इसके भी मोल निकाले, इसके भी मोल निकाले, दोनों के मोल निकाले। क्या मोल कंपेयर करने? ना 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 ना, मोल नहीं, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री करनी है। मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, जो नंबर छोटा वो LR, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कैसे जाने वाली है। LR डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, LR डिसाइड करेगा कि रिएक्शन खत्म कब होगी, और LR डिसाइड करेगा कि जो दूसरा रिएजेंट बचा हुआ है ना वो भी कितना रिएक्ट करेगा। और जब एक लिमिटिंग है तो दूसरा कौन सा है, एक्सेस है, ज्यादा है। एक लिमिटिंग है, एक एक्सेस है, तो एक लिमिटिंग है तो वो तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सेस वाला तो बच जाएगा ना, और कितना बच जाएगा उसी को बोलेंगे परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट, उसी को बोलेंगे परसेंटेज एक्सेस रिएजेंट। अब ध्यान से सुन ले, मैं अभी फॉर्मूला भी बाद में बताऊंगा,
फॉर्मूला भी बाद में बताऊंगा, ध्यान से सुन, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से समझना। यू हैव 150 रुपीज इन योर पॉकेट, 150 रुपीज इन योर पॉकेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। यू नीड 100 रुपीज टू परचेज अ प्रोडक्ट। इस सवाल का जो जवाब दे देगा उसका काम खत्म, उसको समझ में आ जाएगा एक परसेंटेज एक्सेस क्या है। यू नीड 100 रुपीज टू परचेज अ प्रोडक्ट, हाउ मच परसेंटेज एक्सेस ऑफ मनी यू हैव, एक्सेस ऑफ मनी यू हैव, ये बता दो बस। ये सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि बेटा यार बाजार से ये वाली चीज ले आ और तेरे जेब में 150 रुपए, और 150 रुपए हैं तेरे पास, समझना मेरी बात को समझना, और वो चीज जो आती है वो 100 रुपए की आती है, वो चीज जो आती है वो 100 रुपए की आती है। तेरे पास कितना परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट है, तेरे पास कितना परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट है, तेरे पास कितना परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये पूछना है मेरे को। हाँ अब ना बस 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 पकड़ में आ गई मेरे को। मैंने ये एग्जांपल इसीलिए है, कई लोग डिवाइड करेंगे 150 से और कई लोग डिवाइड करेंगे 100 से, है ना, कई लोग डिवाइड करेंगे 150 से और कई करेंगे 100 से। और एक बात बताऊं, महान दिग्गज जो बड़े बड़े, छोड़ो यार, बड़े बड़े कई लोग ना इसको गलत भी ये भी बता देते हैं कि नीचे वही टोटल अमाउंट से डिवाइड करा देंगे, वो परसेंटेज एक्सेस हो जाएगा, गलत हो जाती है चीजें। एक्स्ट्रा कितना है ये बताओ, 33% की 50%, 33% की 50%, कुछ तो अलग ही लेके आ रहे, पता नहीं 66 ला रहे, कहां से ला रहे हैं गॉड नोज। अब सुन दोनों की एक एक चीज क्लियर करता हूं। एक्स्ट्रा है कितना, एक्स्ट्रा है कितना, नीडेड कितना है, नीडेड अमाउंट कितना है और एक्स्ट्रा कितना है, नीडेड कितना है, रिक्वायर्ड कितना है और एक्स्ट्रा कितना है। रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, रिक्वायर्ड है 100 रुपीज। एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं सर, 150 थे, 100 घटा देंगे, एक्स्ट्रा 50 है। तो यार तेरे से पूछ रहा है कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा किससे एक्स्ट्रा है, 100 से एक्स्ट्रा है कि 150 से एक्स्ट्रा, इसका जवाब दे दे, फिर आंसर आ गया। ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये किससे एक्स्ट्रा है, ये 100 से एक्स्ट्रा 50 है, 150 से एक्स्ट्रा 50 है। देख जो 33% जवाब दे रहा है वो अच्छे से सुने मेरी बात को, क्योंकि वो आंसर गलत है। जो 50% दे रहे हैं वो सही है। हाँ बताओ, ये जो 50 रुपए ज्यादा है ना, ज्यादा, ये किससे ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है या 150 से 50 रुपए ज्यादा है। बस भाई बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो परसेंटेज एक्सेस का मतलब क्या हो गया, अरे भाई रिक्वायर्ड है उससे कितना ज्यादा है तभी तो एक्स्ट्रा। तू नीचे 150 क्यों लिख रहा है, क्या 150 से ज्यादा है क्या 50 रुपए, फिर तो 200 होने चाहिए थे तेरे पास। समझ में आ गई बात। तो यानी परसेंटेज एक्सेस क्या आता है, परसेंटेज एक्सेस क्या आता है, ये फॉर्मूला बन गया। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है वो लिख लो, इसको अपनी भाषा में भी लिख देता हूं। परसेंटेज एक्सेस क्या आएगा, परसेंटेज एक्सेस क्या आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है वो लिख लो, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है वो लिख लो, और रिक्वायर्ड कितना है वो लिख लो, जरूरत कितने की थी वो लिख लो। क्योंकि जो एक्स्ट्रा है ना वो रिक्वायर्ड से ही एक्स्ट्रा होता है। 50 रुपए जो ज्यादा थे वो 100 रुपए की तुलना में ज्यादा थे, 150 से 50 थोड़ी ज्यादा थे। तो नीचे रिक्वायर्ड आएगा, इंटू 100 करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया बेटा यहाँ। तो यहां परसेंटेज एक्सेस मनी कितनी आ गई तेरे पास, परसेंटेज एक्सेस आ गई सर 50 ज्यादा था, 100 चाहिए था। मैंने नीचे 150 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं नीचे 150 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास 150 तो है, 50 और एक्स्ट्रा है तो 200 हो गए, फिर गलत हो गया वो। तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक्चुअल में 50% रुपए ज्यादा थे, 50% ज्यादा थे। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ बेटा, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। यानी आप कंपेयर करोगे तो यही तो बोलोगे कि किसके बेसिस पे बोल रहे हैं बात। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ यानी अब तू सीधी सी बात सोच, सीधी सी बात सोच। अब वापस से सोचना, वापस से सोचना इसी सवाल को। आ गए सभी लोग, आ जाओ। अब रियल लाइफ से समझाता हूं इसको, रियल लाइफ से समझाता हूं, रियल लाइफ से। तेरे पास 100 रुपए थे, तेरे पास 150 रुपए थे, सॉरी 150 रुपए थे।
वो प्रोडक्ट जो आया वो 100 रुपए का आया, प्रोडक्ट जो आया वो 100 रुपए का आया, तेरे पास 150 है, तेरे पास 150 है, तो 150 में तू एक प्रोडक्ट तो 100% खरीद लाएगा, एक प्रोडक्ट तो तू 100% खरीद लाएगा क्योंकि 100 रुपए में तेरे को 100%। दूसरा कितना परसेंट प्रोडक्ट तू ले सकता है, ऐसे सोच के बता दे। कितने रुपए बचे तेरे पास, अब कितने बचे तेरे पास? 50 रुपए बचे ना। प्रोडक्ट की वैल्यू थी 100 रुपए, तेरे पास बचे हैं 50 रुपए। कितना? 33% प्रोडक्ट खरीदेगा कि 50%? तेरे दिमाग में क्लियर हो गई चीज, तेरे दिमाग में क्लियर हो गई पिक्चर। कितना परसेंट प्रोडक्ट खरीद लेगा, कितना परसेंट और ले आएगा एक्स्ट्रा? 50%। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा है वो 100 से एक्स्ट्रा है, 150 से एक्स्ट्रा नहीं है। करेक्ट। बस, तो अब जो 33 लिख रहे थे उनका क्लियर हो गया दिमाग, क्लियर हो गया ना कि 33 नहीं आएगा, वो 1/3 थोड़ी खरीदेगा यार। तू बोलेगा यार अच्छा 100 रुपए का आ रहा है यार, मेरे पास 150 है तो वो बोलेगा अच्छा 100 रुपए का एक पैकेट ले ले, 50 का ये आधा ले जा, 50% और ले आया ना तू। तेरे को वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं तो 1/3 और दूंगा, 1/3 और दूंगा, 33% ही दूंगा। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये आ गया। अब सवाल पे चलते हैं। ये तो रियल लाइफ आ गई। अब ये वो आपकी कार वाली एनालॉजी आ गई है ना, कार वाली एनालॉजी आ गई कि मान लो एक बॉडी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4 पहिए चाहिए होते हैं। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। एक बॉडी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4 पहिए चाहिए होते हैं। ठीक है, एक कार बनाने के लिए एक बॉडी के लिए कितने चाहिए? 4 पहिए चाहिए। चल अब मेरे को बता, यहां बता अब तू परसेंटेज एक्सेस कितना है पहियों का, इस सवाल में बता। 10 बॉडी दी हुई है और 60 पहिए दिए हुए हैं, तो कितने परसेंट पहिए एक्स्ट्रा हैं? परसेंटेज एक्सेस ऑफ व्हील्स निकाल के बता मेरे को, कितने पहिए एक्स्ट्रा हैं? क्योंकि 10 बॉडी के हिसाब से कितने चाहिए पहले वो निकाल, इसको बता। चलो बेटा। सर गाचा गाचा, ओके चाचा, ठीक है जी, करो इसको, सॉल्व करो। सर आई गॉट इट। कितने पहिए एक्स्ट्रा हैं? कितने पहिए एक्स्ट्रा है? वही बात वापस से आ जाओ। 1 बॉडी के लिए कितना चाहिए? 1 बॉडी प्लस 4 व्हील्स मिलकर बनाते हैं एक कार। यही तो कहानी थी, यही तो स्टोइकियोमेट्री समझाई थी। एक बात बताऊं यार, कहीं भी जाके पढ़ लेना, सच में ऐसी स्टोइकियोमेट्री आपको पढ़ने को मिलेगी नहीं। सर आप ही नहीं, ये मैं उन बच्चों के मैसेज बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इधर उधर पढ़ रहे हैं और उनने भर भर के मैसेज भेजे हुए हैं मेरे को कि सर वाकई में मैं स्टोइकियोमेट्री में 10-10 जगह से सुन चुका, बट मेरे को कॉन्सेप्ट एक्चुअली रटने जैसा लग रहा था, अब चीजें समझ में आई है कैसे बनती हैं, है ना। बहुत खुश थे वो बच्चे, है ना। छोड़िए, खैर, मैनी ऑफ देम केम हेयर। आप ही के जैसे इंसान ने जाके उनको बताया होगा कि अच्छा मैं सिखाता हूं, देख ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, है ना। और ये ले, एक काम कर, तू मेरा ये लेक्चर देख एक बार, तेरे को भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कि आजा तो आजा, फिर लौट आ। और फिर पढ़ना उन्होंने चालू किया, एंड नाउ दे आर ऑल्सो मक्खन। क्लियर? चलो, 1 बॉडी प्लस 4 व्हील से क्या बन रहा है? एक कार बन रही है। तो पहली बात तो यहां बोला 10 बॉडीज, तो ये 10 बॉडी होती तो आपको रिक्वायर्ड व्हील कितने होते? रिक्वायर्ड व्हील कितने होंगे? 40 ही तो चाहिए होंगे ना बेटा, अब तो बात समझ में आ रही होगी। 10 गाड़ियों के लिए कितने चाहिए होंगे? 40 पहिए चाहिए होंगे। तो रिक्वायर्ड कितने हैं? रिक्वायर्ड कितने हैं? 40 हैं। और एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा कितने हैं? 20 हैं। एक्स्ट्रा कितने हैं? 20 हैं। तो कितना परसेंट आया? कितना परसेंट आया? परसेंटेज चाहिए बेटा। अब इसका परसेंटेज सही बता दे यार, इसका परसेंटेज सही बता दे भाई। आ गया, 50% आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे गलती कर रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूं, वो जो 33% ला रहे हैं वो बार बार 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं टोटल से डिवाइड मत कर बेटा। तू यदि 60 से डिवाइड कर रहा है तो तू ये मान के चल रहा है कि जो 20 पहिए ज्यादा है ना, अपने जो 20 पहिए वो 60 से ज्यादा है। गलत, 40 से ज्यादा है। मैं यही तो बोल रहा हूं, बस सिंपल सी बात बोल रहा हूं। तो परसेंटेज एक्सेस क्या आ जाएगी? 20 एक्स्ट्रा है। कितने चाहिए थे? 40 इंटू 100। अब वापस से अपने देसी वाले अंदाज में आते हैं, देसी वाले अंदाज में आते हैं, देसी वाले अंदाज में आते हैं। सोच के देख, सोच के देख, 60 पहियों से सच में कितनी गाड़ी बना सकता है? 60 पहियों से कितनी गाड़ी बना सकता है? सोच अपने अंदाज में, सोच 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 सोच, फटाफट सोच।
60 पहियों से कितनी गाड़ी बनाएगा? हाउ मेनी कार्स यू कैन डेवलप बाय 60 व्हीकल्स? हाउ मेनी कार्स यू कैन डेवलप बाय 60 व्हीकल्स? 60 पहियों 15 बन सकती है ना? 15 बन सकती है ना? 15। अच्छा, और 40 पहियों से कितनी बना रहा था? 10। तो एक्स्ट्रा कितनी बनी? एक्स्ट्रा कितनी बनी? अरे 10 तो पहले बनी रही थी यहां। एक्स्ट्रा कितनी बनी? एक्स्ट्रा कितनी बनी? एक्स्ट्रा कितनी बनी? एक्स्ट्रा कार कितनी बनी? 10 तो अपन बना ही रहे थे ना 40 से। 40 से 10 तो बना ही रहे थे। 15 टोटल आ गई, 40 से 10 बना ही रहे थे। अब एक्स्ट्रा कितनी बनी? एक्स्ट्रा 5 बनी। 5 पहले 10 बन रही थी, अब 5 बनी, तो कितनी परसेंटेज बनी? और 50% और बन गई। ये है वो 50%। समझ में आ गई बात? हाँ, तो बार बार बोल रहा हूं, नीचे टोटल नहीं लेते, नीचे लेते हैं कितनी जरूरत है उतना लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ जाओ। अब इसको तू सॉल्व करेगा। एक रिएक्शन दी हुई है, A + B गिव्स C। पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है इसमें बेटा, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना, फिर उस हिसाब से बताना लिमिटिंग रिएजेंट में एक्सेस कौन है, और फिर बता उसमें परसेंटेज एक्सेस क्या आ रहा है। अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करो। हाँ, 5 एक्स्ट्रा बनी ना, तो 5 एक्स्ट्रा बनी तो मतलब 50% कार जो है और बना सकते हो तुम एक्स्ट्रा, इस तरीके से। एक पापी आदमी वापस आया, बोलता है सर 30 ऑटो बन जाएंगे। आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, यहाँ गलत आ गए हैं। 30 ऑटो बन जाएंगे। सोच बड़ी हो ही नहीं सकती, सोच ऑटो पे ही अटकी हुई है, सोच कार पे ही नहीं जा पा रही है। क्या करें इनका, बताओ। मैं बोल रहा हूँ कितनी कार बनेंगी, इनके दिमाग में कार में 3 पहिए होते हैं इनके हिसाब से। ईश्वर रक्षा करे आपकी भाई। चलो सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का बॉम्बे आ गया इसके अंदर, अधिकतर बच्चों का बॉम्बे आ गया इसके अंदर, तो बिल्कुल सही है एकदम। देखो पहले देखते हैं, नहीं आंसर देखते हैं, भी आंसर का पता चलेगा। ये 2 मोल है और ये 5 मोल है। तो एक होती थी स्टेप LR, याद है LR स्टेप क्या होती थी? 2/1 करेंगे, 5/1 करेंगे, ये छोटा नंबर है तो लिमिटिंग रिएजेंट A हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट A हो गया, A। तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया बेटा? एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? B हो गया। अब बता, A के 2 मोल खर्च होंगे तो B के कितने खर्च होंगे? Na तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, Na रिएक्टेड बाय 1, तो B के कितने खर्च होंगे? सर B के भी 2 ही होंगे। अब तो यार यूनिटरी पे आ गए होंगे सभी, अब तो यूनिटरी कर लेते हो ना। यहां से सीधा बोलो सर ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये 2/1 A पूरा गया और ये 2 खत्म हो गया, B के मोल आ गए। तो B के बचे हुए मोल क्या आ गए? रिएक्टेड तो आ गए 2, रिएक्टेड तो आ गए 2 मोल, तो ये 2 तो गए। बचे कितने? बचे कितने सर? 5 थे, 2 गए, 3 बचे। अब ये जो 3 है ये किससे ज्यादा है? 3 किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है कि 3 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है सर, 2 से ज्यादा है। रिक्वायर्ड कितना था? 2, रिक्वायर्ड था 2, तो आप बोल दोगे परसेंटेज एक्सेस क्या आ गया? परसेंटेज एक्सेस क्या आ गया सर? 3 एक्स्ट्रा है, रिक्वायर्ड था 2 × 100, 150%, 150%। और ना यार सीधे लिख लिया करो। अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, मैं तो इनको ऐसे करता हूं, देखो सीधे मैं कैसे करता हूं बताऊं। A + B से बना C, मुझे पता चल गया LR A है, ये पता चल गया कि LR A है, ये यहां से मैंने पता कर लिया। फिर मैं क्या करता हूं, ये 2 लिखूंगा, ये 5 लिखूंगा, फिर मैं बोलूंगा 2 तो पूरा खर्च हो गया, 2 तो 0 हो गया, क्योंकि 2 ये एक शुरुआती पॉइंट था, T = 0 पर था। ये एक T = T है, ये T = T मतलब एक वो समय जहां ये रिएक्शन खत्म हो गई तो ये 2 से क्या हो गया? 0। जब ये 2 खर्च हुआ तो 1 से 1 खर्च होता है, तो ये 2 से कितना खर्च हो जाएगा?
ये 2 से 2 खर्च हो जाएगा, तो बचा कितना, 3 बचा 3। तो खर्च कितना हुआ 2, बचा कितना 3। तो परसेंटेज एक्सेस का एक और तरीका याद रख सकते हो कि परसेंटेज एक्सेस क्या होता है, बचा डिवाइडेड बाय खर्च, बचा डिवाइडेड बाय खर्च गुणा 100। क्लियर बेटा? तो 250-150% आ गया, आ सकता है, हाँ आ सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग, इसको सॉल्व करेंगे। हेबर प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन दी हुई है, 10 मोल नाइट्रोजन के दिए, 40 मोल हाइड्रोजन के दिए, बताओ परसेंटेज एक्सेस हाइड्रोजन का कितना है। फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसमें क्या आ रहा है, परसेंटेज एक्सेस क्या आ रहा है। बेटा मोल ले ले, मास ले ले, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में, यही अच्छी चीज है। देख एक चीज बताता हूं, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज एक्सेस, तीनों को मोल से भी सॉल्व कर दे सेम आंसर आएगा, मास से भी सॉल्व कर दे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन को तो मोल में ही करना पड़ता है, अब तू मोल से वापस मास भी निकाल लेगा ना तो भी आंसर वही आने वाला है। समझ में आ गई बात? मोल से कर दो यदि मोल दिया है तो। चलो आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। N2 + 3H2 से बना 2NH3, T = 0 पर ये दिया है 10 मोल, ये दिया है 40 मोल। तो पहले तो LR का टेस्ट करो, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टेप कौन सा है, वो कैसे करते हैं, 10/1 40/3, 40/3। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना आ गया बेटा, ये 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 13.3। तो LR कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये LR हो गया। अब नाइट्रोजन पूरा खर्च हो जाएगा, नाइट्रोजन पूरा खर्च हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना खर्च हुआ ये पता करो। तो हाइड्रोजन कितना खर्च हुआ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3, और नाइट्रोजन कितना खर्च हुआ डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1। नाइट्रोजन कितना खर्च हो गया, 10 मोल खर्च हो गया। तो हाइड्रोजन कितना खर्च हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा 30 मोल, 30 मोल। तो बचा कितना, लेफ्ट कितना सर, 40 था, 30 गया, 10 बचा। तो परसेंटेज एक्सेस क्या होगी, फिर बता रहा हूं, नीचे 40 मत कर देना सर, 10 था और 30 में से खर्च हुआ है, 30 चाहिए था, 10 एक्स्ट्रा है, 33.33%। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, IIT दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपको फिर से होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ये क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जिससे रिएक्शन बैलेंस नहीं होती वो भी उससे सवाल कर ले जाएगा, और जिससे बैलेंस हो जाती है वो तो कर ही लेगा। यानी अगला जो सवाल कराने जा रहा हूं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो उसको कहां यूज करना चाहिए जहां बहुत हैवी रिएक्शन आ गई और बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन जिनसे बैलेंस हो भी जाती है वहां भी आप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। हेडिंग डाल लेंगे POAC, 15-20 मिनट इसको शांति से पढ़ेंगे। POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सॉल्व करेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन। एटम्स जो होते हैं ना, जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ आ रखे हैं ना, उतने ही प्रोडक्ट में आने चाहिए। यही तो बैलेंसिंग होती है, हाँ यही बैलेंसिंग होती है। जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यानी नाइट्रोजन इधर 2 आ गया और उधर 2NH3 लिखा तो वहां भी 2 आ गया। इधर लिखा था 3H2, यानी हाइड्रोजन कितने थे 6, 3H2 6, और उधर क्या लिखा 2NH3, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। यानी एक रिएक्शन के अंदर एटम्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बात भी सही है कि रिएक्टेंट की तरफ जितना आप मास लेते हैं और रिएक्शन 100% हो गई
तो पूरा का पूरा मास प्रोडक्ट में चला जाना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन था। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ही या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही दूसरे तरीके से हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं बेटा? पीओएसी ही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर आ गई, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। रिएक्शन के दौरान एटम्स को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म कर सकते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट मस्ट बी सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मस्ट बी सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। सिंपल सी बात है यार। जैसे ये बोल रहा है कि मान लो आपने नाइट्रोजन लिया, N2 लिया, आपने H2 लिया इधर, और इधर आपने अमोनिया बनाया। तो ये बोल रहा है यार जितने N यहां होंगे ना, एटम, जितने N यहां होंगे, जितने N एटम्स यहां होंगे उतने ही N एटम वहां भी होने चाहिए। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो करते थे। हाँ करते तो थे। तो कैसे करें इसको? सर ये 2 है तो इसको भी 2 बना दो, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अच्छा फिर हाइड्रोजन, बोल रहा है हाइड्रोजन को भी कंजर्व करो, जितने हाइड्रोजन है उतने उधर होने चाहिए। सर उधर तो 6 हो गए, इधर 2 है तो इसको 3 कर दो। अच्छा नॉर्मल सी बात बोल रहा है ये तो यार। हाँ जो बैलेंसिंग अपन करते थे उसी का एक दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। गॉट इट और नॉट? हाँ भाइयों आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ जाओ इधर। हेलो सर लव्स अमोनिया। नो एक्चुअली नहीं, अमोनिया नहीं। ठीक है, अमोनिया के केस में कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो आपको बार बार ये दे देते हैं। मुझे पता है कि मैं और कुछ यहां पर टिका दूंगा तो आंसर आने में दिक्कत हो जाएगी। ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका तरीका क्या है? सुनना, पहली बात तो ये बताओ ये किस पे लगा सकते हैं? पीओएसी किस एटम पर लगा सकते हैं? तो हम बोलेंगे सर कोई भी वो एटम जो 100% रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो 100% रिएक्शन में, मान लो परसेंटेज यील्ड कम है, रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, मशीन खराब है, तो वही बात होगी, मशीन खराब है तो कुछ एटम इधर ही रह जाएंगे, उधर जा ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यानी सवाल को पढ़ते समय हमें क्या करना है? सवाल को पढ़ते समय हमें ध्यान देना है। सवाल बोलता है सवालों कई ऐसे जो पीओएसी के क्वेश्चन है उनमें कि ये वाला जो एटम है ये 100% प्रोडक्ट में चला गया, यानी उस एटम को पकड़ लो जो 100% कन्वर्ट हो गया, उसको मैंने नाम दिया है एटम मैपिंग। एटम मैपिंग ये रूल है पीओएसी लगाने के। यानी सबसे पहले उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो जो प्रेजेंट है एक रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, और जो आपको कैलकुलेट करना है उन एटम्स को पकड़ लो। जैसे उसने आपको नाइट्रोजन दे दिया और अमोनिया पूछा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? एन कॉमन है, एन पर पीओएसी लगा देंगे। हाइड्रोजन दे दिया, अमोनिया पूछा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन है, एच पे पीओएसी लगा देंगे। यानी कॉमन वाले पकड़ो और पीओएसी उन पर लगा देंगे। इसको बोलते हैं अपन। बहुत बढ़िया। एक ने पूछा व्हाट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन बेटा। न्यूक्लियर के अंदर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे होते हैं, क्लियर? हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में अंतर क्या है? अब बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। ये मजा आता है यार ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, दीज आर रियल डाउट्स। ये रियल डाउट नहीं होते कि सर CO2 में सर ये 44 से कैसे डिवाइड कर दिया। दीज आर फर्जी डाउट्स। ये डाउट जो पूछा है ना, इस आदमी के अंदर इंटेलेक्ट अच्छा है। इसने पूछा है सर न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड होगा? कतई नहीं होगा। क्यों? केमिकल रिएक्शन जो होती है ना बेटा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में किसी तरीके का परिवर्तन, एक तरीके से मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स, उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। और न्यूक्लियॉन्स में परिवर्तन नहीं हो रहा तो न्यूक्लियॉन्स ही तो मास डिसाइड करते हैं, तो मास में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो केमिकल रिएक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन करते हैं, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन जो एटम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में खुद न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करता है, वहां मास डिफेक्ट हो सकता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया सवाल। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शंस ओनली, नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आता है किस पे लगाएंगे ये रूल? किस पे लगाएंगे? वही बात बार बार उस पे लगाएंगे जो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो या तो पूरे ही सब कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, या तुझे पता है
प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जीरो रह जाता है यहाँ पर। इधर पूरा प्रोडक्ट में, एक्सेस वाला तो फिर भी बच जाता है। तो या तो आप लगाओगे लिमिटिंग रिएजेंट पर, या उस पर लगाओगे जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ये लाइन्स यदि समझ में भी नहीं आया ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अंग्रेजी लिख लाया मैं कि ठीक है यार, थ्योरी लिख ले कहीं से। अपना तो अंदाज एक ही है, क्वेश्चंस कराएंगे और आंसर लाना सिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट ये है। ये इंग्लिश की बातें हैं, ठीक है, लिख लो। तो सिंगल लाइन सेटअप क्या होता है? तो बोल रहा है जितने भी आपको रिलेवेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चाहिए उनको एक लाइन में लिख के और सवाल तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, आ जाइए अब। ये 3 लाइनें लिख ली क्या? ये 3 लाइनें लिख ली क्या? सर उसने मजे मजे में पूछ लिया। अरे लाला, कैसे भी पूछ लिया, उसने सवाल अच्छे पूछा। देखा, ये एक आत्मा और आए हैं, इनको लग रहा है यार जिसने आके न्यूक्लियर रिएक्शन पूछ लिया सर उसको इंटेलिजेंट बता दे रहे हैं यार, और मैंने आके पूछ लिया था 44, ये तो गड़बड़ हो गई यार सर। और अब आके बोलता हूँ नहीं सर उसने मजे मजे में पूछा है। आपको क्या पता, आप बगल में बैठे हैं, हाँ, या आप अंतर्यामी हैं कि आप पहचान पा रहे हैं कि उसने कैसे पूछ लिया? ठीक है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बेकार की बातें लिखी हुई है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, इनसे कोई लेना देना उतना है नहीं। सवाल पे आते हैं, वहां चलो, वहां चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अब ध्यान से सुनना, अब काम की बात बता रहा हूं, बहुत तगड़ी काम की बात। इससे भी पहले एक और बता देता हूं, ये तो तुम करना। जैसे मैंने क्या किया, मान लो यही वाली रिएक्शन है N2H2 और अमोनिया, N2H2 और अमोनिया, और मैंने बैलेंसिंग करके देख ली यार मेरे से नहीं हो रही, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पीओएसी कैसे लगाएंगे? एक तो पीओएसी किस पे लगती है? पीओएसी एटम पर लगती है, पीओएसी एटम पर लगती है। तो मैंने लगाया नाइट्रोजन एटम पर। यहां आपका वो फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा? एटम की संख्या क्या होती है? एटम की संख्या क्या होती है? मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ये याद है या नहीं? मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ये पुराने लेक्चर याद है या नहीं? 3rd 4th लेक्चर के अंदर ये चीज क्लियर हुई थी, ये याद आ रहा है? पुराना फॉर्मूला टेस्ट में भर भर के सवाल पूछे थे, इससे फोड़ के आए हैं एकदम कई बच्चे। मैं जो रियल रिजल्ट है उसको भी देख रहा था, जो तुम लोगों ने OMR भेजी है ना, उसके बबल्स देख रहा था बैठ के। भाई बच्चों ने केमिस्ट्री फोड़ी है, मजा आ गया देख के कि हाँ यार चलो बच्चे सक्सेसफुली इसको करके आ चुके हैं। हाँ, ये याद आ रहा है? एटम्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल याद है ना। अब नाइट्रोजन पे लगाना है मुझे, नाइट्रोजन पे, यानी मुझे केवल एटम के बारे में सोचना है। तुझे क्या करना है, इधर काउंट करने हैं एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्टेंट में कितने हैं? मोल ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट। यही तो बात बोलते हैं अपन, इसी को तो बोलते हैं पीओएसी। अरे इसी को तो बोलेंगे पीओएसी। हेलो, ये इंग्लिश समझ में आ रही है क्या सभी को? हाँ सर, इतनी सी इंग्लिश आती है। यानी इधर मोल निकालो, इधर मोल निकालो, उनको बराबर कर दो। यही करेंगे बेटा? हाँ यही करेंगे सर। चलो तो चल यहां बता, यहां कैसे निकालूं मैं एन के एटम? रिएक्टेंट में एन के मोल कैसे लिखूं? तू लिख दे। ये यदि तेरे चैट बॉट में आ गया ना, मेरे को मजा आ जाएगा। चैट बॉक्स के अंदर तेरा जवाब आ जाए कि सर यहां मोल ऑफ एन कैसे निकालेंगे, तो मैं धन्य हो जाऊंगा यार। आज का लेक्चर धन्य हो जाएगा, और मैं इतना पढ़ा के आपको बोल भी दूंगा कि अब आप छुट्टी पे जा सकते हैं। फटाफट बताइए। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। मुझे यहां चाहिए, यहां क्या लिखूंगा मैं? एन के एटम्स कैसे निकालूं? अरे नहीं, 2 मोल 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 नहीं, ना 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 ना। तेरे को ये लिखना है कि सर जितने भी N2 के मोल होंगे ना, मोल ऑफ N2 जितने भी होंगे ना, मोल ऑफ N2 जो भी होंगे उसको 2 से गुणा करना है। मोल ऑफ N2 जो भी होंगे उसको 2 से गुणा करना है। 2 मोल मत लिखो। N2 के मोल 5 होंगे तो N के 10 होंगे, N2 के मोल 20 होंगे तो N के 40 होंगे, N2 के मोल 100 होंगे तो N के 200 होंगे। मोल ऑफ N2 इंटू 2 करना है। ये बात समझ में आई क्या? मोल ऑफ N2 इंटू, हाँ एक ने लिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर क्या लिखना चाहिए? अब ये बात समझ में आ गई तो इधर वाला तू लिख देगा। अच्छा, क्योंकि अब इसमें तो N है ही नहीं, इसमें तो N है ही नहीं, तो H2 को छोड़ दिया मैंने। यहां भी होता तो उसको जोड़ के लिखता, है ही नहीं। इधर बता, अब प्रोडक्ट का जवाब दे दे, इस हिसाब से प्रोडक्ट का जवाब दे दे।
प्रोडक्ट का जवाब दो। गलत जा रहे हो यार बेटा। तेरे को ये मैंने ये पूछा था कि N2 के मोल गिवन हो तो N के कैसे निकालेंगे। N2 के मोल जो होंगे उसको 2 से गुणा करेंगे। वहां क्या करना चाहिए ऐसे? हाँ बहुत बढ़िया। यहां क्या करेंगे, एक NH3 में कितने N है, एक NH3 में कितने N है, एक है, तो NH3 के मोल, मोल ऑफ NH3 इंटू 1 कर देंगे। यानी देख मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं N ऑफ N2 इंटू 2 इज इक्वल टू N ऑफ NH3 इंटू 1। यही तो लिख रहा हूं, हेलो यही लिख रहा हूं ना भाई? हाँ यही लिख रहे हो सर, यही लिख रहे हो, ठीक है। ये एक आपने पीओएसी लगा दी। चल अब यदि आपने इस पे लगा दी पीओएसी तो एक काम करो, ये तो नाइट्रोजन हो गया, अब हाइड्रोजन पे लगा के बताओ, हाइड्रोजन पे लगा के बताओ फटाफट, हाइड्रोजन पे लगा के बताएंगे हाइड्रोजन पे पीओएसी कैसे लगाते हैं। हाइड्रोजन पर लगाओ। कई लोग कॉफिशिएंट को, मैं कॉफिशिएंट लेके ही नहीं चल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूं कि मुझे NH3 के मॉलिक्यूल 10 दिए हुए हैं तो N के कितने होंगे बेटा, 10 गुणा 1। एटॉमिसिटी से गुणा करना है यार, एटॉमिसिटी से। ये क्यों फॉर्मूला लिखा मैंने, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 थी इसलिए 2 से गुणा किया, अमोनिया में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 1 थी इसलिए 1 से गुणा किया। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से। हाइड्रोजन के लिए करो। इधर क्या लिखना चाहिए मुझे हाइड्रोजन के बारे में? बहुत बढ़िया, आ गया, एक का आंसर आ गया। क्या लिखेंगे इधर? इधर लिखेंगे, अब देखो H2 को पकड़ो, तो H2 में आप लिखोगे सर मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जितने भी आ रहे हैं इनटू हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, 2 होती है हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, समझ गए? 2। क्लियर? अब इधर आ जाओ, इधर क्या लिखना चाहिए? अमोनिया में हाइड्रोजन का क्या लिखना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अमोनिया में 3 होता है, 3, तो आप लिख दोगे मोल ऑफ अमोनिया, मोल ऑफ अमोनिया इंटू 3। यानी मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन के मोल निकाल लेना, उसको 2 से गुणा कर देना, H के मोल आ जाएंगे। अमोनिया के मोल निकाल लेना, उसको 3 से गुणा कर देना, H के मोल आ जाएंगे। ये रिलेशन आया। सर ये रिलेशन जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ देख, इस 1 को मैं इधर ले आऊं और 2 को इधर ले आऊं तो कोई पाप किया क्या? राइट साइड वाले 1 को यहां लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले 2 को राइट में लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अरे यही तो कर रहे थे। हेलो, ये याद है? हाँ सर याद है। ऐसे इस 2 को इधर ले आऊंगा राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा, इस 3 को इधर ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा याद कर, जब बैलेंस किया था तो यही तो रिलेशन आते थे, बैलेंस करके यही तो रिलेशन आते थे, बैलेंस करके यही तो रिलेशन आते थे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो मान ले तुझे रिएक्शन बैलेंस करके दी हो या नहीं दी हो, कोफिशिएंट अपने आप तेरे सामने निकल के आ जाएंगे। गॉट इट? गॉट इट? बहुत बढ़िया। इस पे तू लगा, ऑक्सीजन पे पीओएसी लगा दे बस। ऑक्सीजन पे पीओएसी लगा, फिर क्लास छोड़ रहा हूं मैं। ऑक्सीजन पे पीओएसी लगा, फिर क्लास छोड़ रहा हूं। ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाओ, फिर क्लास छोड़ दूंगा। यस, बिना बैलेंसिंग वही रिलेशन आ जाएगा। ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाओ, ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाओ भाई। हाँ जाते जाते फा हो गया, गाछा हो गया, वाव हो गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही मैं बोल रहा हूं, रिएक्शन बैलेंसिंग हो या ना हो, तू पीओएसी लगा, खटाखट सॉल्व हो जाएगा। अटकना नहीं है कहीं भी, हमें आंसर लाना है किसी भी तरीके से। इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। अब ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन 2 जगह है, एक तो KClO3 में और एक O2 में। तो क्या करोगे, यहां जितने मोल KClO3 के आएंगे, जितने मोल KClO3 के आएंगे, ये तो आ गए मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके कितने आएंगे? इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। और O2 के यहां जितने O2 के आएंगे इंटू ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप डिवाइड करके कि सर N KClO3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2,
और NO2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। तुम्हें कॉफिशिएंट का भी अंदाजा लग गया फटाफट। अच्छा, इसका कॉफिशिएंट 2 लेना होगा, इसका 3 लेना होगा, बैलेंसिंग हो गई। दिस इज हाउ वी अप्लाई POAC। लेकिन ये उन्हीं पर लगती है जो 100% रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आके एक बार और आपको कल बता दूंगा कल के लेक्चर में, लेकिन ये सवाल भी मेरी इच्छा है कि आपको एक बार होमवर्क में देखे जाऊं। थोड़ा टफ है, थोड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। और इसमें एक चीज दी हुई है कि ये K2C2O4 जो है ना, ये पूरा इसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, सारे कार्बन एटम्स जो हैं पूरे कंजर्व हैं फाइनल कॉम्प्लेक्स तक जाते जाते। तो यानी कार्बन पर POAC लगाना और भाई इसका जवाब ले आना, मजा ही आ जाएगा यदि आप इस सवाल को कर ले जाएंगे तो। ये आज की कहानी थी बेटा। तो होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन हो गया, पीछे 2-3 क्वेश्चन और दिए थे, उनको करके आना। ये कहानी थी आज की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। होमवर्क का और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, होमवर्क का आइडिया और दे देता हूं। वैसे हो गया था अपना, एक टॉपिक और बच गया, पैरेलल रिएक्शन। उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे आएंगे एंड देन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक, चलिए तो होमवर्क के अंदर आपको करनी है होमवर्क के अंदर एक तो क्लास वर्क करना है, क्लास वर्क करना है। इसके अलावा DPP 12 का पार्ट 2, DPP 12 का पार्ट 2 ये भी करना है। और होमवर्क में मॉड्यूल सुन लो। अब मॉड्यूल सुन लेंगे भाई, मैं पहले ही आपको होमवर्क दे चुका हूं मॉड्यूल का, है ना। आगे का और सुन लीजिए, मॉड्यूल और सुन लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल, हाँ एक सेकंड बस, मॉड्यूल और सुनेंगे सभी लोग, क्योंकि मॉड्यूल में अपन ABCD सेक्शन मेरे हिसाब से कर चुके हैं। अब उसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर एक दिन अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है, चैप्टर खत्म होते ही अपन मॉड्यूल के डिस्कशन पे आएंगे। एक एक चीज आपको सॉल्व करनी होगी। मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, करने हैं, भिड़ना है उनसे। ये नहीं कि 2-5 मिनट किया और तुरंत जो है गूगल कर लिया, ChatGPT कर लिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है बेटा। अब तुम्हें करना है सेक्शन D, सेक्शन D एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सेक्शन D एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। ठीक है, D1 से D9 तक करने हैं ये वाले। ठीक है बेटा। इसके अलावा सेक्शन E में, सेक्शन E एक्सरसाइज 1 में ही बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन E भी करना है। उसके अंदर कौन कौन सा करना है? E1 करना है, E1 करना है, E2 करना है, नहीं E2 को रहने देना, अभी E2 को रहने देना। E1 करना है, E1 करना है। उसके अलावा E सेक्शन अभी रहने दीजिए। E सेक्शन में आप कर सकते हो E11, E1 और E11 ये दोनों कर लेना। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, इतना करके आओ, फिर मिलते हैं। ठीक है, करना होमवर्क को। बाकी आपके जो डाउट्स है वो भेज सकते हैं यहाँ पर। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और आज का लेक्चर यदि मक्खन समझ में आ गया है तो आके सर को बताते रहना, अपडेट देते रहना। ठीक है, जहाँ जिस तरीके से अपडेट देते हैं आपको अंदाजा है उस चीज़ का। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट।